कौन सी एक्सरसाइज थी? 11? हाँ चलो 12 देखो। दो लिखा है, एक फुटकर व्यापारी 27 पेन के अंकित मूल्य पर 30 पेन खरीदता है। अगर वह ग्राहक को पेन अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या है? 27 पेन के अंकित मूल्य पर वो कितने पेन खरीद रहा है? 27 पेन के मार्क प्राइस पर वो कितने पेन खरीद रहा है? 30 पेन खरीद रहा है। नहीं खरीद रहा। क्यों भाई? मार्क प्राइस 27 पेनों का, उसमें खरीदे कितने उसने? 30 पेन। नहीं खरीदे। तो एक चीज़ ध्यान रखो कि हम पैसे दे रहे हैं 27 के और ख़रीद ले रहे हैं 30 पेन, तो क्या हमें 3 पेन एक्स्ट्रा नहीं मिले? तो एक तरह से है क्या, बाई 27 एंड गेट 3 फ्री, यही तो दिया हुआ। क्यों नहीं दिया गया? क्या इन क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या, लास्ट क्लास से जो पिछली क्लास के क्वेश्चन थे वो बायर के अकॉर्डिंग थे, ठीक है ना, और ये सेलर के अकॉर्डिंग है। ऐसा ही तो है, क्योंकि यहाँ व्यापारी चीज़ें खरीद रहा है ना, थोक विक्रेता से, होलसेलर से। नहीं बात समझ में आई? वहाँ कौन खरीद रहा था? हम, है ना, ग्राहक। यहाँ ग्राहक की बात नहीं की गई, यहाँ किसकी बात की गई? व्यापारी की। और व्यापारी क्यों खरीद रहा है? जिससे वो बेच सके, प्रॉफिट कमा सके। तो ध्यान रखो, रेफरेंस का, ये रिस्पेक्ट का खेल है पूरा। किसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, किसके रिस्पेक्ट में प्रॉफिट और लॉस हमें फाइंड करना, ठीक है। तो यहाँ व्यापारी ने क्या किया, 27 पेनों का मार्क प्राइस दिया और 30 पेन खरीद लिए उसने। इसका मतलब 27 पेन खरीद के उसने 3 पेन फ्री पाए। नहीं हुआ क्या ऐसा? तो फिर से वही तरीका, मान लो एक पेन का एमपी मान लिया हमने, मार्क प्राइस मान लिया, कितना? 10 रुपये। तो भाई हमने 27 पेन के मार्क प्राइस चुकाया है ना। क्यों? हमने पेन के कितने रुपए दिए? जो 27 पेनों के एमपी है वही तो हमने दिया उसको। हमने लिए उसमें 30 पेन। तो एक पेन का मार्क प्राइस अगर 10 रुपये है तो हमने 27 पेन का ही चुकाया है ना। हम व्यापारी हैं, हमने 27 पेन के मार्क प्राइस चुकाया, तो हमने कितने रुपए दिए हैं? 270 रुपये। क्लियर? लेकिन हमने ले कितने लिए मानवी? हमने 30 पेन लिए है ना, 30 पेन। तो हम सेल भी कितने करेंगे? हम सेल भी कितने करेंगे? 30 पेन करेंगे। क्वेश्चन में उसने बोला है कि अगर मार्क प्राइस पे हम सेल कर दें तो कितना फ़ायदा होगा, मतलब उस व्यापारी को। तो व्यापारी के पास अब तो 30 पेन है और वो मार्क प्राइस पे सेल कर रहा है, तो एक पेन का मार्क प्राइस 10 रुपये, तो 30 पेनों का 30 × 10 दैट मीन्स 300 रुपये। कुल मिला के उसको सेलिंग प्राइस कितना प्राप्त हुआ? 300 रुपये। खरीदे तो उसने 270 में ही थे, ऐसा तो किया था। कितना प्रॉफिट हुआ? 270 रुपये की चीज़ लेके उसने कितने में सेल कर दी? 300 में। कितना प्रॉफिट लिया? 30 रुपये का। और कितने पे? 270 पे। परसेंटेज में इंटू 100% प्रॉफिट हुआ, इसलिए प्रॉफिट का परसेंटेज 30 × 270, 1/9 मतलब 11 सही, 1/9%। ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। क्लियर? किसी कोई डाउट है? फिर से देख लो, व्यापारी ने क्या किया, 27 पेनों के मार्क प्राइस पर 30 पेन खरीदे। इसका मतलब जिससे भी वो पेन ले रहा था 27 उसने खरीदे, लेकिन 3 फ्री पा गया। वो ऑफर तो ये मिला ना उसको। अब अगर एक पेन का मार्क प्राइस अगर हम 10 रुपये मान लें, तो उसने 27 पेनों का मार्क प्राइस चुकाया, तो उसने खर्च 270 रुपये किए हैं ना। लेकिन जब सेल करेगा, कंडीशन थी क्वेश्चन में कि वो मार्क प्राइस पर अगर बेच दे, तो मार्क प्राइस 10 रुपये था और बेचे कितने पेन? 30, क्योंकि 3 एक्स्ट्रा पाया। या ऐसा निकाल लो कि एक्स्ट्रा कितना पेन पाया है? 3, तो 3 पेन का ही फायदा है उसका। ऐसे भी तो समझ सकते हो ना, इतना क्यों लेंथी करोगे भाई। 27 खरीदे और 3 फ्री पाए, तो 3 वो ज़्यादा बेच सकता है ना,
27 पे, तो भी सीधे से निकाल सकते हो, इतना झंझट करने का मतलब ही नहीं बनता फिर को। क्यों? 3 9 27, फिर से 11 सही 1/9%। ये भी तुम्हारा क्या हो गया? प्रॉफिट। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? किसको नहीं आया है? हमने 27 खरीदे और 3 मेरे पास फ्री हैं, इसका मतलब हम 3 ज़्यादा बेच सकते हैं, 3 पेन का ही प्रॉफिट होगा हमें। बोलो होगा कि नहीं? लेकिन चुकाए तुमने 27 के रुपए है ना, इसमें 27 नीचे रखेंगे, 30 मत रख देना नीचे, गलत हो जाएगा। क्योंकि जितने हमने पैसे खर्च किए होते हैं उस पर हमारा लॉस या प्रॉफिट होता है। खर्च तो हमने 27 पेन के रुपए किए हैं ना, या पूरा दाम रख सकते हो, है ना। 30 रुपए के हमने ज़्यादा बेचे पेन, 270 खर्च करके, तो प्रॉफिट ये होगा ना कि 3/30 कर देना कहीं कि हमने बेचे 30 पेन, उसमें 3 का फायदा नहीं। पैसे तुमने 27 के दिए हैं ना, तो फायदा 27 पेन पे होगा ना। क्लियर? कर लोगे? नोट करो। नोट हो गया सभी का? ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है ना, मार्क जरूर कर लेना। रब कर दें। अगला क्वेश्चन देखो, सिमिलर इसके कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, 5th नंबर देखो, लिखा है एक फुटकर विक्रेता थोक से 56 कलमों के अंकित मूल्य में 70 कलम खरीदता है। 56 कलमों का अंकित मूल्य वो लगा रहा है, खर्च कर रहा है, खरीद कितने ले रहा है? 70। 56 पेन के मार्क प्राइस पर उसने कितने पेन खरीदे? 70 पेन खरीदे। इसका मतलब उसके लिए ऑफर क्या हुआ कि बाई 56 पेन और बाई 56 आर्टिकल गेट 14 फ्री। कितने ज़्यादा हैं? 14 तो ज़्यादा हैं। तो उसने खरीदे 56 ही हैं, कितने एक्स्ट्रा पा गया? 14। प्रॉफिट कितना हुआ? 14 पेन का। बोलो नहीं हुआ? 14 पेन का प्रॉफिट हुआ, लेकिन दाम कितने के दिए उसने? 56 के, इंटू 100%। 14 चौको 56, 1/4 मीन्स 25%। ये हो गया आंसर 1। और सेम वैसे ही करना जैसे अभी ने बताया। तो फिर मान लो एक पेन का मार्क प्राइस 10 रुपये, बात वही है। तो हमने कितने पेन के मार्क प्राइस चुकाया है? 56 पेनों का मार्क प्राइस, तो कितने हो गए? 560 रुपये। ये हमारा क्या हुआ एक्चुअल में? सीपी। इतने रुपए हमने लगाए हैं, है ना। लेकिन हमने कितने पेन बेचने हैं? हमें 70 पेन। हम तो बेचेंगे 70 ना। और किस पे बेच रहे हैं? मार्क प्राइस पे। तो हम 70 पेन बेच रहे हैं, और काहे पे? मार्क प्राइस पे। तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या बनेगा? 70 पेन बेचे मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस क्या है? 10 रुपये। कितने के बेचे? 700 रुपये के। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 560 से 700, दैट मीन्स 140 रुपये का। ये मेरा प्रॉफिट हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लो, कितना हो जाएगा प्रॉफिट कितना है? 140 ओवर 560 इंटू 100%। चौको दैट मीन्स 25%। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। किसी को डाउट? कर लो सभी लोग, नोट करो। सभी ने नोट कर लिया है ना? अब कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। सिक्स नंबर देखो, दिया हुआ है एक थोक विक्रेता 36 कलम के अंकित मूल्य में 40 कलम बेचता है। 36 कलम के मार्क प्राइस पर वो कितने कलम सेल कर रहा है? 40 पेन सेल करने वाला है, ठीक है। और फुटकर विक्रेता ग्राहकों को 1% छूट पर बेचता है। समझो, यहां दो लोग हैं, एक थोक विक्रेता और दूसरा फुटकर विक्रेता। थोक विक्रेता मतलब होलसेलर, और फुटकर विक्रेता मतलब सेलर या शॉपकीपर।
तो होलसेलर कैसे दे रहा है? 36 पेन के मार्क प्राइस पर 40 पेन बेच दे रहा है। तो जो व्यक्ति खरीद रहा है उसके लिए ऑफर क्या हुआ कि उसने 36 पेन खरीदे, 36 पेन का मार्क प्राइस दिया और उसने पाए कितने? बाई 36 गेट 4 फ्री। कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ भाई? किसी कोई समस्या आ रही हो? नहीं। तो फिर से वही तरीका हम मान लेते हैं। हमने मान लिया, लेट कर लिया 1 पेन का जो मार्क प्राइस है वो लेट कर लिया 10 रुपीज़ है। तो हमारी कॉस्ट कितनी? 36 पेन की तो है। हमने 36 पेन का मार्क प्राइस दिया है, तो 36 पेन की कितनी हो जाएगी? 360 रुपीज़। और एक्चुअल में हमारे लिए यही क्या हो जाएगा? एक्चुअल सीपी। हम दुकानदार हैं, हमारे लिए क्या ये? एक्चुअल सीपी। बोलो है कि नहीं? बेचा हमें किसने? होलसेलर ने। होलसेलर ने हमें क्या ऑफर दिया? हम शॉपकीपर हैं कि 36 पेन खरीदो, 36 पेन का मार्क प्राइस हमें दो और 40 पेन ले जाओ। तो एक्चुअल हमने उसको 360 रुपये तो दिए, लेकिन हमने सामान कितने रुपए का ले लिया? सामान कितने रुपए का ले लिया? 40 पेन हमें सेल करने। तो एक पेन का 10 रुपये, 40 पेन का 40 × 10। तो हमें सेलिंग प्राइस कितना? 400 रुपये मिलेगा। क्यों भाई? अगर हम 40 पेन बेच देते मार्क प्राइस पे तो हम कितने रुपए कमा लेते? 400 रुपये। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि उसने लिखा है क्वेश्चन में कि जो शॉपकीपर है उसका जब उसको माल मिल जाता है वो 1% छूट पर ग्राहकों को दे रहा है। तो भाई सारे सामान पे उसको 1% कम करना पड़ेगा क्योंकि छूट दे रहा है। जब वो डिस्काउंट देगा 400 चीज़ पे 1% का, 400 1% 4। तो जब 4 रुपये घट गया तो उसने कितने रुपए का सामान सेल किया? 396 रुपये का। अब तुम्हें बताओ, उसने लिया था 360 रुपये का और सेल किया 396 का। कितने रुपए कमाए उसने? 36 रुपये। 36 का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज में निकालना है अगर, तो 36 का प्रॉफिट ओवर 360 रुपये, परसेंटेज में इंटू 100%। 36 दाम 360 और 1/10 का मतलब 10%। इसका मतलब उस दुकानदार को 10% का प्रॉफिट हुआ। किसी को डाउट? कर लोगे सभी लोग? नोट करो। नोट कर लिया ना सभी ने? रफ करें। देखो भाई, कौन सा क्वेश्चन किया था अभी? 6 नंबर। 7th देखो इसके बाद। पहले 7th क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा और डिफिकल्ट होगा क्वेश्चन का लेवल, ठीक है ना। लिखा है एक निर्माता दवा, कोई दवा का निर्माता है, कोई प्रोड्यूसर है, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरर। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो 12 दर्जन बोतल पर 1 दर्जन बोतल अतिरिक्त देने का वादा करता है। दैट मीन्स अगर तुम किसी मैन्युफैक्चरर से दवा लेने जाओगे, तुम दुकानदार हो, तो मैन्युफैक्चरर क्या बोल रहा है? वो कह रहा है कि 12 दर्जन बोतल लो, 1 दर्जन तुम्हें फ्री देंगे। 12 दर्जन की बात करा ना, तो 12 दर्जन बोतल है, तो कुल मिलाकर तुमने 12 दर्जन का मार्क प्राइस दिया ना, और कितनी दर्जन बोतल फ्री मिली? 1 दर्जन बोतल, ठीक है ना, यहाँ लिखते रहो, ये फ्री। बोलो है कि नहीं? 12 दर्जन में कितनी चीज़ें हो जाएंगी? 144। भाई 1 दर्जन में 12, तो 12 दर्जन में 12 × 12। और यहाँ 1 दर्जन मतलब, क्योंकि हम दर्जन से यूनिट में आ रहे हैं, तो यहाँ भी दर्जन को हमने यूनिट बदल लिया, ठीक है ना। तो कुल मिला के 12 बार हम 144 बोतलों के मार्क प्राइस पे कितनी? 12 बोतल फ्री हैं। क्या इसको यही लिख सकते हो? 12 से काटो कि 12 बोतल का मार्क प्राइस दो और 1 बोतल फ्री घर ले जाओ। यही था। तो ऑफर क्या हुआ एक्चुअल में? बाय 12 गेट 1 फ्री।
क्यों भाई? ऑफर तो यही मिला है ना, 12 खरीदो 1 पाओ। अब वो 12 दर्जन हो चाहे 12 करोड़ों बोतल हो, 12 करोड़ लोगे तो 1 करोड़ फ्री मिलेंगी, 12 लाख बोतल लोगे तो 1 लाख बोतल फ्री मिलेंगी, 12 दर्जन बोतल लोगे तो 1 दर्जन फ्री मिलेंगी, और अगर 12 लोगे तो 1 फ्री मिलेगी, क्योंकि 1 में 12 ही होती हैं, और 12 से 1 का रेशियो दे भी रखा है, ईजी हो गया। तो एक्चुअल में ऑफर तो यही है ना, बाई 12 एंड गेट 1 फ्री। किसी कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, कोई समस्या है? इसको रफ कर दें, समझ में आ जाए कि नहीं? नोट करना है क्या किसी को? ठीक है, तो ऑफर हमारा क्या है? बाई 12 गेट 1 फ्री। बोलो यही तो है। यहाँ तक किसी कोई समस्या आ रही तो बताओ भाई, क्यों? इसके साथ क्या दिया हुआ है? और अंकित मूल्य पर 25% की छूट भी देता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझो कि अगर 12 बोतल तुम्हें मिल रही है, वो अगर तुम दवा निर्माता के हिसाब से देखो, क्योंकि दवा निर्माता की बात की गई पूरे में, अंकित मूल्य पर दवा निर्माता 25% की छूट भी देता है। यदि एक बोतल का मूल्य 117 रुपये है तो बोतल को कितने मूल्य पर बेचा जाए कि ना हानि हो ना लाभ हो, ये दिया हुआ। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जो तुम्हारा सेलर है वो कितनी बोतल सेल कर रहा है? 12 बोतल सेल कर रहा है। 12 बोतल ही तो है। 12 बोतल का जो सेलिंग प्राइस है, लास्ट में पूछा क्या गया कि कोई हानि ना हो, दैट मीन्स कोई लाभ ना हो, ठीक है ना? दोनों चीज़ें लिखनी चाहिए वैसे, ठीक है ना? कोई हानि ना हो तो लाभ तो कितना भी हो सकता है, अनंत भी हो सकता है। अनंत लाभ हो तो भी हानि नहीं है, 100% लाभ हो तो भी हानि नहीं है, 500% लाभ हो तो भी हानि नहीं है, और 1% लाभ हो तो भी हानि नहीं है। यानी एक्चुअली क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है कि ना हानि हो ना लाभ हो, जितने उसको कॉस्ट पड़ रहे हैं उतने को सेल कर दे, ऐसा होना चाहिए। तो तुम देखो ना कि 12 बोतल का सेलिंग प्राइस वो लेगा, जितना भी उसने 12 बोतल का मार्क किया होगा उतने रुपए सेलिंग प्राइस लेगा कि नहीं? लेकिन उसको चाहिए कितना? 13 बोतल का कॉस्ट प्राइस। उसने सेल कितनी बोतलें करी? 13 सेल करी ना, तो 13 बोतल पे उसकी जो कॉस्ट लगी होगी, अगर वो 12 बोतल के सेलिंग प्राइस के इक्वल हो जाए तो ना उसको कोई लाभ होगा ना उसको कोई हानि। बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा। अब एक चीज़ और भी है, क्या कि अंकित मूल्य पर 25% की छूट भी दे रहा है वो। तो अगर मार्क प्राइस पे वो 25% डिस्काउंट दे रहा है तो 25% दैट मीन्स 1/4, मतलब 4 का 25% 1 का डिस्काउंट दे रहा है। तो चीज़ बेच कितने की रहा है? 3 की बेच रहा है। अगर 4 की है तो कितने की बेच रहा है? 3 की बेच रहा है। और अंकित मूल्य दिया भी है, कितना दिया है? 117 रुपये। तो अगर एक बोतल का जो मार्क प्राइस है वो 117 रुपये है, तो वो बेचे कितने का? इसको 25% की छूट भी देगा ना, तो बेचे कितने पे? 3/4 पे ना। क्यों भाई? यही तो होगा। तो अगर एक बोतल का मार्क प्राइस इतना है तो 12 बोतल कितना होगा? 117 गुणते 12, 12 तो पहले ले सकते हो ना, 12 तो 117 इंटू 3/4। क्यों भाई? उसको मार्क प्राइस पे ही ऐसे सेट करना पड़ेगा ना। इसको समझो, यहाँ सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस एक ही बात की जा रही कि वो ऐसे बेचे कि उसको ना फायदा हो ना नुकसान हो। मार्क प्राइस 117 रुपये है ना, लेकिन वो सेलिंग प्राइस इस तरह सेट करेगा कि 13 बोतल का कॉस्ट प्राइस निकला है उसका। नहीं, 12 बोतलों पे वो 1 फ्री देने का वादा कर रहा है, तो 1 बोतल का नुकसान हुआ 13 बोतल बेच के, हुआ कि नहीं हुआ? एक चीज़। दूसरी बात, मार्क प्राइस 117 रुपये है, इस पर भी वो 25% की छूट दे रहा है, तो बेच कितने पर है? बोतल के 3/4 प्राइस पे नहीं बेच रहा है। तो कुल मिला के अब इतने पे सेल कर रहा है ना, तो सेलिंग प्राइस ही तो बना ही अब। तो 12 बोतल के लिए कितना हो जाएगा? 12, और 1 का SSP कितना निकाला है तुमने? ये निकाला भाई। 1 बोतल का मार्क प्राइस, ये समझो, 1 बोतल का मार्क प्राइस 17 रुपये है,
लेकिन सेल कितने पे कर रहा है, सेलिंग प्राइस कब बना रहा है वो, जब वो 117 रुपए की बोतल को 25% के डिस्काउंट, दैट मीन्स 4 की चीज पे 1 का डिस्काउंट 3/4 बेच रहा है। सेलिंग प्राइस तो ये बना ना, और यहाँ सेलिंग प्राइस तो है ना, तो सेलिंग प्राइस मैंने लिख दिया यहाँ लाके 12, इसलिए 12 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। बात समझ में आ रही कि नहीं, किसी को दिक्कत हो रही इसमें बताओ। 1 मिनट रुको भाई, है कि नहीं, आगे देखो, ये 12 के लिए हो गया, ठीक है। अब ये 13 बोतल का सीपी हो गया, 13 बोतल का सीपी, सॉल्व कर लो इसको, क्या होगा, कट करो इसको, 4 से काटोगे 3, 13 से काटोगे 9, 9 तिहाई 27 तिहाई 81, 81 रुपये क्या हो गया, एक बोतल का कॉस्ट प्राइस। आ रही बात समझ में कि नहीं, इसका मतलब मैन्युफैक्चरर के लिए बोतलें कितने की थी, 81 रुपये की। अगर दवा निर्माता के पास एक बोतल 81 रुपये की हो, उसके बाद वो हर 12 बोतल पे 1 बोतल फ्री दे, उसके बाद भी वो 117 रुपये मार्क प्राइस की बोतल पे 25% डिस्काउंट दे, 81 रुपये की रखेगा वो बोतल को, जिससे उसको क्या होगा, ना कोई लाभ ना कोई हानि। क्लियर। तो 2 डिस्काउंट हैं इसमें, एक तो 12 पे 1 बोतल का, दूसरा 25% का। दोनों डिस्काउंट के बाद भी उसको ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, क्योंकि वो चीज़ वो कितने पे सेल कर रहा है, मार्क प्राइस के 3/4 पे, और 81 रुपये की बोतल वो खरीद रहा है। समझ गया कि नहीं, किसी को डाउट, कर लो सभी लोग नोट करो, सभी नोट कर लिया ना। 8th नंबर देखो इसके बाद, देखो ये क्वेश्चन पहले हम पढ़ा चुके हैं ना, फिर से वैसा ही आ रहा है लेकिन पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपये है, मार्क प्राइस कितना है 160 रुपये। ग्राहक को 2 क्रमागत छूट दी जाती है, पहले 1 दी जाती है, उसके बाद जो बचता है उस पर फिर से 1 छूट दी जा रही, 3 होगी तो तीसरी दे दी जाएगी। और जब छूट दे दी जाती है 2 छूट, तो पहली छूट के बाद कुछ प्राइस होगा, फिर इस प्राइस फिर से छूट दी जाएगी तो कुछ प्राइस आएगा। तो ये जो प्राइस बच रहा है वो कितना है 122 रुपये 40 पैसे, इतने रुपये बचा, ठीक है। अगर पहली छूट 10% की, यहाँ पे कितनी छूट है 10%, तो उसने पूछा यहाँ पे जो छूट है उसकी परसेंटेज वैल्यू बताओ। इजी है कि नहीं है। तो भाई अगर 160 पे 10% छोड़ दोगे तो 160 का 10% कितना 16, 16 कम हो गए, कितना बचा 144, 144 की चीज़ को 122.40 पे, तो कितना घटा दिया तुमने, कितना घटा दिया 122 21 रुपये 60 पैसे घटा दिया हमने। तो 21 रुपये 60 पैसे की छूट दी मानवी, 21 रुपये 60 पैसे की, कितने पे 144 पे, परसेंटेज में इंटू 100%, दशमलव काटो 2 जीरो बढ़ा दो, कट गए 2 जीरो, कितना आ जाएगा 72 तिहाई, है ना, 72 दूनी 72 तिहाई, 2 से काटो 15। कितने का डिस्काउंट था दूसरा 15%, तो क्वेश्चन मार्क वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 15%। इसका मतलब 15% का डिस्काउंट दिया गया था। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, इजी है कि नहीं, जल्दी नोट करो। देखो भाई 8th के बाद 9th क्वेश्चन देखो, सेम है अप्रॉक्स। देखो 9th लिखा हुआ है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 65 रुपये, तो 65 रुपये की वस्तु है, ठीक है ना, मार्क प्राइस है, ये ध्यान रखना, क्योंकि डिस्काउंट मार्क प्राइस पे दिया जाता है ना। एक ग्राहक 2 क्रमागत छूट के बाद 56 रुपये 16 पैसे में खरीदता, तो पहली छूट के बाद कुछ प्राइस, उसके बाद दूसरी छूट के बाद कुछ प्राइस, और कितने का पड़ता है तब चीज़ 56 रुपये 16 पैसे की। इतने रुपये में ग्राहक ने खरीदा, उसको 2 डिस्काउंट मिले, एक पहले यहाँ मिला फिर उसका यहाँ से यहाँ पे मिला। क्लियर। लिखा यदि दोनों क्रमागत छूट क्रमशः 4% और k% है, तो k ज्ञात करना। तो पहली छूट कितने हैं 4% की है, तो 65 चौको कितना होता है 260, 2 रुपये 60 पैसे की छूट है, तो 65 2 घटाया 63, दैट मीन्स 62 रुपये 40 पैसे, तो यहाँ हुआ।
अगली छूट कितनी के परसेंट की है, तुम्हें यही से निकालना भी है इसको। तो कितना छोड़ रहे हो, कितना कैसे कितना घट गया, 6 रुपये 24 पैसे। इतनी छूट मिल रही है यहाँ से यहाँ तक, क्यों भाई? अगर इतनी छूट मिल रही है, कितने पे मिल रही है इतनी छूट? 62 रुपये 40 पैसे पे। परसेंटेज में निकालना है इंटू 100%, ठीक है ना, उधर ही लिख देता हूँ इंटू 100%। तो पता ही तुम्हें ये कितना है, बटे 10। 1/10 का मतलब 10%, मतलब जो दूसरा डिस्काउंट है वो कितने का है, 10% का। किसी को डाउट है? कर लो सभी लोग, नोट कर लो। देखो भाई 9th क्वेश्चन होगा, 10th देखो। 10th और 14th नंबर है क्वेश्चन लगभग सेम है, ठीक है ना। तो 10th और 14th और बता दे रहे हैं आज, जितने भी हो जाएंगे सारे बता देंगे। 10th देखो पहले, लिखा है एक व्यक्ति अपने भंडार का, उसका भंडार होगा चीज़ों का कुछ, तो भंडार का जितना भी हिस्सा है, मान लिया हमने कुछ किलो या कुछ चीज़ों का भंडार है उसके पास, तो भंडार का जो 2/3 हिस्सा है, 2/3 पार्ट, उसको वो 30% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। कितना प्रॉफिट ले रहा है यहाँ पे, 30%। इसी भंडार का जो 1/4 पार्ट है, 1/4 हिस्सा, उसको वो 16% लाभ पर बेच रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद इसी भंडार का शेष भाग जो है, शेष भाग जो भी यहाँ पे होगा, उसको वो 12% के लाभ पर बेच रहा है। और उसके बाद क्या होता है, कुल सौदे पर उसको 75 रुपये कमाता है। कुल सौदे पे कितने कमा रहा है, 75 रुपये। तो अगर 75 रुपये कमा रहा है तो 75 रुपये का लाभ है उसको कुल, नहीं है क्या? जब भी इस तरह क्वेश्चन दिया हो हिस्से किए जाएं, तो पहले हिस्सों को क्या करोगे, एलसीएम लेके एक टोटल पार्ट बना लो। तो 2/3 में 3 नीचे और 4 भी नीचे, 3 और 4 का एलसीएम ले लो, और भी डाटा होता है उनका एलसीएम ले लो। 4 3 का एलसीएम कितना, 12। तो कुल मिला के 12 चीज़ें मान लो, तुम क्या करोगे, 12 मान लो। तो 12 का 2/3 कितना हो जाएगा, 3 चौको 12, 4 दूनी 8, 8 हुआ। 12 का 1/4 3 हो जाएगा, तो यहाँ 3 लिख दिया। तो अगर टोटल 12 में ये 8 है, 3 है, तो ये कितना होगा, 1। अब 8 हिस्से को हम 30% के प्रॉफिट बेच रहे हैं, तो 8 का 30% निकालोगे ना, निकालोगे, पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए बढ़ा लेना 2 जीरो। तो यहाँ 2 जीरो, तो यहाँ भी हर जगह। तो 800 का 30%, 8 3 24, मतलब 240 रुपये, 240 यूनिट यहाँ कमाई उसने। 300 पे 16%, 16 3 48 इकाइयाँ यहाँ कमाई, और 100 का 12%, मतलब 12 इकाइयाँ यहाँ कमाई। कुल कितनी कमाई हुई, 240, 48 12 60, 300 की कितनी कमाई हुई, 300 यूनिट उसने कमाया हमारे अकॉर्डिंग। और क्वेश्चन में उसने कितना कमाया, इकाइयों में बात करोगे 300 इकाई कमाया। क्वेश्चन में कितना कमाया उसने, 75 रुपये। तो 300 इकाई कितने को दिखा रही, 75 रुपये को। तो कितने इकाई निकालनी, 1200। तो एक इकाई कितने को दिखाएगी, 75/300 को। और 1200 इकाइयाँ कितने को दिखाएंगी, तो 75/300 गुणते 1200, काट दो 2 जीरो, कितना 3 काटो 25 12 300, 75 चौको तभी 300 हो जाएगा ना। तो कुल मिला के उसके पास कितने रुपए का सामान था, 300 रुपये का। ये इसका आंसर हो गया। इसको रफ कर रहे हैं, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14 देखो पहले, ठीक है ना, 10th जैसा ही है। लिखा हुआ है एक व्यापारी 4000 किलोग्राम गेहूं खरीदता है। कितना खरीदता है, 4000 किलोग्राम। इतना गेहूं खरीदा, 1/5 भाग को 5% लाभ पर, इस गेहूं का कितना 1/5 हिस्सा, इसको क्या करता है, ये 5% लाभ पर बेचता है, ठीक है ना। इसके बाद 1/4 भाग जो है, 1/4 भाग जो इसका है, उसको
10% लाभ पर बेचता है, आधे भाग को 12% लाभ पर बेचता है, और जो शेष बचा हुआ पोर्शन है उसको 16% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, किसी को डाउट यहाँ तक? अब लिखा है यदि पूरे गेहूं को, तो ये लाभ उसने लिए अलग अलग हिस्से बेच के। अब कह रहा है कि यदि वो पूरे गेहूं को 11% लाभ पर बेच दे, यहाँ तो फुटकर में बेच रहा है, एक हिस्से को इतने पे, एक हिस्से को इतने पे, कुछ को इतने, कुछ को इतने। वो बोल रहा है कि अगर वो पूरे हिस्से को एक मुश्त कितने पे बेच दे, 11% के लाभ पर, तो जो यहाँ पर लाभ मिलता चारों जगह, यहाँ जो लाभ आता है इनसे जुड़ के, वो लाभ यहाँ 11%, ठीक है, ये बेच रहा प्रॉफिट पे। तो अब जो लाभ आने वाला है यहाँ से 84 रुपये अधिक मिलते जब वो यहाँ बेचता, मतलब इस वाले हिस्से से यहाँ जो आएंगे वो कितने अधिक होते, 84 रुपये। तो तुम्हें पता करना है गेहूँ प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य क्या था गेहूँ का, ये पता करना। ठीक, देखो ध्यान सुनो, मार्कर कहाँ गया, रेड। पहले तो ये इजीली सॉल्व कर लो इसको कि 4000 किलोग्राम हमने मान लिया कि जितने का भी हो 11% प्रॉफिट, तो 11% कितना होगा 4000 का, 11 चौको 44, 440 होगा। तो कुल मिला के 4000 चीज़ पे कितना प्रॉफिट मिल रहा है हमें, 440 मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा। लेकिन अलग अलग हिस्से में बेचोगे तो पहले तो 4000 का 1/5 निकालो, 4000 देखो 5 चौको 20, और 20 और 2 एलसीएम कितना आएगा, 20 ही रहेगा, नहीं रहेगा, और 20 इजीली कट जाता है तो कुछ लेने की जरूरत भी नहीं। तो 4000 का 1/5 कितना होगा, 5 काटो, 5 8 40, 800 हिस्सा यहाँ पे होगा, 800 किलोग्राम। 1/4 है तो यहाँ कितना होगा, 1000 होगा। यहाँ आधा है तो यहाँ कितना होगा, 2000। तो भाई ये 2000, ये 1000, 3000, 3800, तो बचा कितने किलोग्राम, 200 किलोग्राम। 200 किलोग्राम को इतने लाभ निकाल। 800 किलोग्राम का 5%, 8 पंचे 40, तो 40 यहाँ फायदा हो रहा है। 1000 का 10%, 100 यहाँ हो रहा है। 2000 का 12, तो 12 दूनी 24, 240 यहाँ हो रहा है, और 16 दूनी 32 यहाँ हो रहा है। कुल कितना हुआ अब हमें, कितना हो गया है, 200, 340, 380, 380 और 412, यहाँ कितना हुआ हमें, 412, और 11% बेचते तो 440 हो रहा था कि नहीं। हमें इस स्थिति से बेच के 412 का फायदा हो रहा है, और इस स्थिति में 440 का हो रहा है। तो कितना ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर 28 का हो रहा है ना, और क्वेश्चन में से 28 की वैल्यू कितनी दी है हमें, 84 रुपये, ठीक है ना। तो एक इकाई कितने को दिखा रही, 3 को, एक इकाई कितने को दिखा रहे, 3 को। तो निकालना क्या था, यही पूछा था, ठीक है। तो प्रति किलोग्राम मूल्य कितना आ जाएगा, 3 रुपये पर केजी, ठीक है ना। ये तुम्हारा हो गया आंसर। क्लियर, कर लोगे, किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ, नोट करो। सभी का हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखो। इलेवेंथ देखो भाई, लिखा हुआ है एक व्यक्ति 40 घड़ियां खरीदता है। कितनी खरीद रहा है, 40। तो नंबर कितना है, नंबर ऑफ वॉचेस इज इक्वल्स टू 40। 40 घड़ियां खरीदता है और अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। अंकित मूल्य क्या है, क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा। तो 25% ज़्यादा है, 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4। तो अगर क्रय मूल्य 4 है तो अंकित मूल्य 1 ज़्यादा होगा, कितना होगा, 5। तो सीपी अगर हमने 4 मान लिया तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 1 ज़्यादा 5 हो गया ना, 25% ज़्यादा। आई बात समझ में।
उसका लिखा है और वह नकद पर 10% की छूट और उधार पर 5% की छूट देता है। अगर कोई नकद खरीदने लगे घड़ी, नकद घड़ी खरीदने आए कोई उससे, उसके 40 घड़ियाँ हैं, कोई अगर नकद खरीदे तो कितनी छूट दे रहा है? 10% का डिस्काउंट दे रहा है। अगर कोई उधार ले घड़ी तो कितना डिस्काउंट दे रहा है? 5% का डिस्काउंट दे रहा है। यहाँ तक किसी को डाउट? अब हो क्या रहा है? बोल रहा है कि माल का मतलब 40 घड़ियाँ हैं, 40 घड़ियों का क्या 3/4 वह नकद पर, वह 40 घड़ियाँ हैं और इसका 3/4 नकद पर बेच रहा है, तो 40 का 3/4 कितना? 30। मतलब 30 घड़ियाँ वो किस पे बेच रहा है? नकद पे। अगर 40 में 30 नकद पे बेच दी मानवी, जो कि 3/4 है, तो 40 का 1/4 किसे बेचेगा? उधार पर। तो ये 10 हो जाएगा, चाहे घटा दो सीधे सीधे। तो 10 घड़ियाँ उधार बेच रहा है। यहाँ तक किसी कोई समस्या आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही ना, बहुत अच्छी बात है। आगे देखो, अब एक चीज़ बताओ, अगर सीपी एक घड़ी का अगर हम 4 मान लें तो मार्क प्राइस कितना है? 4 का 25% ज़्यादा मतलब 5। तो अगर एक घड़ी का 4 है सीपी, तो सभी घड़ियों के लिए कितना हो गया? ये डिस्काउंट यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक? डिस्काउंट नकद पर 10%, डिस्काउंट सॉरी उधार पर 5%। तो अगर हम ये मान लें कि हमारी एक घड़ी 4 रुपए की है और उस पर हमने मार्क कितना किया है? 5 रुपये। तो घड़ियाँ हैं कितनी हमारे पास? 30 है ना नकद वाली। तो अगर हम निकालें कॉस्ट प्राइस नकद वाली घड़ियों का, कितना हो जाएगा बताओ भाई? 30 घड़ियाँ और एक घड़ी 4 की, तो कितना हो गया? 120 हो गया सभी का? नहीं हो गया। और मार्क प्राइस कितना हो जाएगा सभी घड़ियों का? 150। बोलो होगा कि नहीं होगा? और इसी प्रकार उधार कितनी घड़ियाँ हैं? 10। तो एक घड़ी का 4 कॉस्ट प्राइस, 10 घड़ियों का 40। और मार्क कितना हो जाएगा? 10 पंचे 50। यही तो है। हो क्या रहा आगे वो? हाँ, ये चीज़ रह गई भी 10% 5% वाली। वो डिस्काउंट भी तो दे रहा है। और डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? जिससे सेलिंग प्राइस आ सके, है ना? तो अगर हम यहाँ डिस्काउंट सेलिंग प्राइस निकालें, अगर इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, सीपीएमपी को। सीपीएमपी कितना बना जाके पहले? 4 से 5 के अनुपात में। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिख रहे हैं हम। भाई 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो मार्क प्राइस 150 है ना, तो 10% तो यहाँ मिलेगा ना? क्यों मान भाई? 150 10%, 15 घट गया, कितना बचा? 135। इसके बाद जो उधार वाली घड़ियाँ हैं उन पे कितना डिस्काउंट है? 5%। तो मार्क प्राइस पे होगा 50 का 5%, 2.5। 50 में 2.5 गए 47.5। ठीक है। अब लिख रहा है कि उसको कुल सौदे में 2250 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। कितने का लाभ? 2250 का लाभ। किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे ना। तो यूनिट के अकॉर्डिंग देखो तो 120 यूनिट का सामान हमने कितने पे सेल किया? 135 पे किया कि नहीं? तो 15 यूनिट तो हमने यहाँ कमा लिए, कमाए, क्योंकि सभी सेम यूनिट में है क्वेश्चन। और यहाँ पर हमारा माल 40 यूनिट का था उधार वाला, हमने कितने कमा लिए उस पर? 47.5 पे बेचा, तो 7.5 यूनिट यहाँ कमा लिए, नहीं कमा लिए। तो ओवरऑल हमने कितने कमा लिए? कितने कमा लिए? 15 यूनिट ये और 7.5 यूनिट ये। कितना कमाया हमने? 22.5 यूनिट कमाया। 15 + 7 हमने कमाए 22.5 यूनिट, क्वेश्चन में 2250 रुपये। तो पॉइंट कट करना, 1 जीरो बढ़ जाएगा, 225 100 बार कट जाएगा, मतलब एक इकाई की वैल्यू 100 रुपये। पूछा क्या उसने? क्या पूछा है? तो घड़ियों का क्रय मूल्य बताइए। घड़ियों क्या निकालना है? क्रय मूल्य। 4 इकाई इतना घड़ियों क्रय मूल्य, सभी घड़ियों को पूछा गया। तो एक घड़ी का 4 इकाई है ना, 4 इकाई यहाँ लिखा है, तो 4 इकाई वैल्यू निकाल लो। 4 इकाई कितनी हो जाएंगी? 100 गुणते 4, मतलब 400 रुपये। तो कुल मिलाकर सभी घड़ियाँ कितने रुपए की थी? 400 रुपये। यही तुम्हारा आंसर। फिर से बताएं, समझ लो। 40 घड़ियाँ थी उसके पास, 40 घड़ियों का 3/4 मतलब 30 घड़ियों को नकद बेच रहा है
और 40 घड़ियों का 1/4 बचा ना, 3/4 यहाँ बेच दिया तो बची 1/4, या ये 30 मान लो तो ये 10 बची। ये उधार बेच रहा है। जो नकद बेच रहा है उस पर 10% डिस्काउंट है, जो उधार बेच रहा है उस पर 5% डिस्काउंट है। एक चीज़ ये बोली गई कि वो जो घड़ियों का क्रय मूल्य है, मार्क प्राइस, उससे कितना ज़्यादा है, 25%। तो 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4, मतलब अगर 4 CP है तो 4 का 25%, अर्थात एक ज़्यादा क्या होगा, मार्क प्राइस। ये एक घड़ी के लिए आ गया। या सारी घड़ियों का मान सकते हो कि सारी घड़ियों का CP से MP का रेशियो कितना है, 4 से 5, क्योंकि सारी घड़ियाँ सेम दाम की हैं। तो चाहे 1 का लिखो चाहे 50 का लिखो, मेरे यहाँ समझ रहे हो कि नहीं। जैसे मान लो एक घड़ी 10 रुपये की है और हमने उसमें 12 रुपये लिख रखा है, तो तब भी 10 से 12 का अनुपात बना, मतलब 5/6। और हमने 50 घड़ियों को लिखा हो तो तुम 1 का 10 रुपये मान रहे हो, 50 दाम 500, उधर 12 पंचे कितना हो जाएगा, उधर जितना भी हो 600 रुपये, तो अनुपात तो 5/6 ही रहेगा ना। तो 4:5 में है कॉस्ट से प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो सभी घड़ियों के लिए, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो 4 से 5 का रेशियो, देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने मान लिया कि हमारे पास टोटल 30 घड़ियाँ जो थी वो हमने कैश में बेची, और यहाँ पे कितनी घड़ियाँ हैं, 4। तो टोटल कितना प्राइस बना भाई, 30 घड़ियाँ और एक का प्राइस 4, तो 30 चौके 120 नहीं होगा पूरा प्राइस सभी घड़ियों का मिला के, हुआ कि नहीं हुआ। और उनका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, देखो 5 गुणते 30 करोगे तो 150। उधार वालों के लिए 10 का गुणा होगा, पहले 4 से तो 40 और 5 से होगा तो 50, हो गया ना CP MP। अब क्या बोला, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट किससे मिलता है, मार्क प्राइस पे। तो 150% की जो मार्क प्राइस थी उस पर 10% की छूट है यहाँ पे, तो 135 की बेचेगा। यहाँ पे 50 है, 5% की छूट, 2.5 कम में 47.5 बेचेगा। अब फायदा कितना हुआ, 120 यूनिट से 135 में बेचा हमने, 15 यूनिट हमने यहाँ कमाए, 40 यूनिट से 47.5 में यहाँ बेचा, 7.5 यूनिट यहाँ कमाए। कुल मिला कितना फायदा, 15 + 7.5 22 का, और क्वेश्चन में 2250 का। तो एक इकाई दिखा रही 100 को, क्रय मूल्य निकालना है तो 4 था, तो 4 इकाई दिखाएगी 400 रुपये को। सभी घड़ियों का क्रय मूल्य क्या था, 400 रुपये, और उनका मार्क प्राइस कितना था, तो 5 इकाई मतलब 500 रुपये। क्लियर, नोट कर लो। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, क्यों भाई। इलेवेंथ के बाद देखो भाई 12th क्वेश्चन देखो। 12th अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो इसको, क्या दिया हुआ है। 12th जरा एक बार ट्राई करो, तुम लोग करके देखो, कोई कर पाएगा। देखो कोई वस्तु 500 से 999 की रेंज में, कोई वस्तु है उसको 500 से 999 रुपए की रेंज में खरीदना है और उसके बाद उसको बेचना है, और इस तरह से बेचना है कि जिस प्राइस पे तुम बेच रहे हो उस प्राइस में 9 अंक ना हो, 9 अंक ना हो। दूसरी बात, जिस प्राइस पे तुम बेच रहे हो, पहली कंडीशन तो ये, जिस प्राइस पे बेच रहे हो उस प्राइस के अंकों का योग अंकों का 13 ना हो। और तीसरी बात, जिस प्राइस पे तुम सेल कर रहे हो वो प्राइस 13 से भाज्य ना हो, 13 से विभाज्य ना हो, मतलब 13 से डिवाइड ना हो। ठीक है ना, या ऐसे लिख लो 13 से विभाज्य ना हो। ये तीनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो तुम्हें ऐसा प्राइस सेलेक्ट करना है। अब ऐसी कंडीशन में तुम्हें मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना है। तो ये बताओ, अगर मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना है तो एक चीज़ तो ये क्लियर है कि CP हमारा न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है ना, कोई चीज़ जितनी कम में खरीदोगे और जितना ज़्यादा बेच सकते हो उतना ही प्रॉफिट होता ज़्यादा। तो भाई अगर हमें इसी रेंज में खरीदना है और बेचना है तो CP कितना होगा, मानवी 500 रुपये। क्यों भाई, कि 600 ले लें। चीज़ जब हमें 500 की मिल रही मिनिमम तो हम 500 की लेंगे, तभी तो ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। क्यों भाई, ये किस बात किसको समझ में नहीं आई, तुम्हें समझ में आई कन्या। मेरे पास कोई वस्तु है, मेरी घड़ी है मान लो,
और हम इस घड़ी को 500 से 999 रुपए की रेंज में खरीदेंगे भी और बेचेंगे भी। कोई घड़ी है मेरे पास, ठीक है, या हमें लेनी है ऐसे मानो, तो भाई अगर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है इसी प्राइस में, इसी में किसी अंक पे हमें उसको खरीदना है और इसी रेंज में किसी अंक पे हमें उसको बेचना है, ठीक है ना। तो फायदा कब सबसे ज़्यादा जनरेट होगा? जब 500 की हम खरीद लें। अगर ये जो मिनिमम वैल्यू है 400 होती तो हम 400 खरीदते। क्यों भाई? अगर चीज़ 500 की मिली तो हम 900 की को खरीदेंगे, फायदा मेरा कम नहीं हो जाएगा? 900 की चीज़ 999 में बेचोगे। क्लियर? अब देखो, तो सीपी मेरा 500 हो गया, एक चीज़ क्लियर। अब उसने ये 3 कंडीशन कही कि ये ना होनी चाहिए। अब तुम्हें अच्छे से बताओ कि भाई अगर 900 रुपये से ऊपर, 900 रुपये से ज़्यादा पे 999 तक तुम किसी भी प्राइस पे बेचोगे तो सब में 9 अंक मिलेगा। 905 में 9 आता है, 917 में 9, 999 में 9 आ रहे हैं, तो ये प्राइस तो ले ही नहीं सकते हो ना। इसका मतलब हम अपनी घड़ी को 900 से 999 रुपये तक की किसी वैल्यू पे बेच नहीं सकते। अब 900 कम में आओगे तो 899 मिलेगी, इसमें भी 9, 98, 97, 96 9, 890 तक 9, 889 में भी 9, और सबसे फाइनल प्राइस क्या मिलेगा? 888। कुल मिला के 888 एक ऐसा प्राइस निकलेगा जिसमें 9 का अंक नहीं होगा। मेरी कंडीशन सेटिस्फाइड? दूसरी देखो हो रही है। फिर क्या लिखा है कि ये जो प्राइस है ये 13 अंकों का योग ना हो इसमें, तो 8 + 8 + 8 24, 13 नहीं है। ये बात भी सही हो गई हमारी, हो गई कि नहीं? अगली बात 13 से भाज्य ना हो, 13 से भाग दो, 13 छंग 78, 10 108, तो 13 8 104, नहीं भाज हो रही। ये बात भी कंडीशन मेरी सेटिस्फाइड हो गई सारी। इसका मतलब हम अपनी चीज़ को कितने पे सेल करेंगे? 888। यही मेरा फाइनल क्या है? सेलिंग प्राइस। चीज़ खरीदी हमने 500 रुपये की, हमने बेच कितने पे दी? 888 रुपये पे, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ? 388 रुपये का। परसेंटेज में निकालना है तो कितने पे हुआ? 500 पे। परसेंटेज इंटू 100%, ये हमारा हो गया प्रॉफिट का परसेंट। 2 0 कैंसिल, भाग दे दो, 5 7 35, 3 38, 5 7 35, 5 6 30, 7.6%। क्लियर? ये क्या हो गया हमारा आंसर। किसी कोई डाउट पूछना है? कुछ नोट करो। 13 नंबर देखो सभी लोग। देखो भाई, देखो 13 नंबर में क्या दिया हुआ है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है और उसे 2 क्रमागत बट्टों 25% और 15% की छूट पर बेचा जाता है। मतलब 800 रुपये उसका क्या है? मार्क प्राइस 800 रुपये। अब इसमें 2 बट्टे लगेंगे, पहला किसने का? 25% का, तब कोई प्राइस आएगा। उसके बाद इस पर कितना मिलेगा? कितना है? 15% ये डिस्काउंट मिलेगा, तब कोई प्राइस आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो एक तो ये प्रश्न है, इसमें 2 क्वेश्चन मिला दिए गए। फिर जो प्राइस आएगा उसमें क्या है कि 15% की छूट के बाद जो खरीद रहा है इस व्यक्ति, जो व्यक्ति 800 रुपये मार्क प्राइस की चीज़ को 25 और 15% की 2 छूट के बाद खरीदता है, वो क्या करता है? जितने पर खरीदता है वो क्या करता है? 15% की छूट देकर 20% का लाभ कमा रहा है सेम इसी चीज़ पे। तो पूछा गया है कि खरीदार के लिए सूची मूल्य क्या होगा। आई बात समझ में? तो पहले तो ये निकालो, 800 का 25% कितना होता है? 200, 25 अट्ठे 200, तो 200 घट जाए कितना बचेगा? 600 तो पहले बचा क्योंकि 200 हुआ यहाँ पे। उसके बाद 600 का 15%, 15 छक्का 90, 90 यहाँ घट जाएगा, तो 690 गया 510। तो कुल मिला के 800 की चीज को 2 बट्टों के बाद 510 में जिस व्यक्ति ने खरीदा है वही व्यक्ति क्या करता है कि इसका अपने मन से एक फिर से मार्क प्राइस सेट कर देता है और उस मार्क प्राइस पे 15% की छूट दे देता है और फिर भी 20% कमा लेता है।
समझे कि नहीं? अब तुम्हें पता होगा डिस्काउंट और प्रॉफिट कहीं दिख जाए, लॉस दिख जाए, तो हमारा वही CP/MP का रेशियो निकाल लेते हैं। कैसे कि CP/MP का रेशियो क्या होता है? CP कैसे 100 माइनस D और MP कैसे 100 प्लस या माइनस P और L जो भी हो, प्रॉफिट इस केस में। तो 15 का डिस्काउंट है ना, तो 100 माइनस 15 और यहाँ पे 100 प्लस 20 तो कितना हो जाएगा 85/120। कुल मिला के उसने किया क्या, 85 रुपये कॉस्ट प्राइस की चीज़ को 120 सेट कर रखा है, नहीं कर रखा है? तो 50 कट कर लो, 5 से काटो को 17, 5 से काटो को 24। अब देखो उस व्यक्ति ने क्या किया, 17 रुपये कॉस्ट प्राइस की चीज़ को 24 सेट कर दिया, और हम उसके लिए चीज़ है कितने की, कितने की है 510 की। तो 17 इकाइयाँ दिखानी 510 को, कितने गुणा है 30 का, तो 24 में 30 से गुणा करोगे, कर दिया मल्टीप्लाई, 24 से 72, मतलब 720 रुपये। अर्थात वो व्यक्ति अब क्या करेगा, उस चीज़ का मार्क प्राइस कितना सेट करेगा 720 रुपये, और जब वो 720 सेट कर देगा तो 15% की छूट देने के बावजूद भी अपने प्राइस पे 20% का प्रॉफिट कमा लेगा। क्लियर? इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लो सभी लोग, नोट कर लो। यहाँ तक पिछली क्लास में पढ़ा दिया था ना हमने। किसी कुछ पूछना है इससे, अभी तक ना आया हो कुछ, किसी को पूछना हो? चलो एक्सरसाइज 13 पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज 13 में लिखा है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5400 रुपये में खरीदता है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 5400 रुपये, क्योंकि 5400 रुपये में उसने खरीदी। ठीक है, अब लिखा है कि जितनी भी वस्तुएं खरीदी उन वस्तुओं का जो 2/3 पोर्शन है, वस्तुओं का जो 2/3 पोर्शन है उसको वो 5% के प्रॉफिट पर सेल करता है। अब 2/3 को अगर 5% पे सेल किया है तो 1/3 को भी किसी प्रॉफिट या लॉस पे सेल किया होगा ना, ये मैं नहीं पता, लेकिन ये जरूर बोला गया है कि ओवरऑल उसको कितना 13% का प्रॉफिट होता है दोनों मिलाकर। ये क्वेश्चन है। क्लियर? किसी को डाउट हो तो बताओ। क्वेश्चन समझ में ना आया हो? आया? ठीक है, समझ लो कि वह व्यक्ति ने 5400 रुपये की वस्तुएं खरीदी। उन वस्तुओं का जो 2/3 था, जैसे मान लो 9 किताबें हैं तो 9 का 2/3 6 किताबों को 5% के प्रॉफिट पर सेल कर दिया, और जो 3 किताबें थी उसको भी किसी प्रॉफिट या लॉस पे सेल किया। ओवरऑल उसको क्या हुआ है 13% का प्रॉफिट। अब तो हमें ये बताओ कि 2/3 पुस्तकों पर, मतलब अगर किताबों के 3 हिस्से हो तो उसमें से 2 हिस्सों पर 5% प्रॉफिट है, तो यहाँ हिस्से कम है ना, और फिर भी प्रॉफिट बढ़ गया है, इसका मतलब इसको एट अ हायर रेट सेल किया होगा ना, काफ़ी ज़्यादा, तभी तो यहाँ पर एक पुस्तक भी ओवरऑल मिला के 13 बनवा दे रही। समझो इस बात को। तो अगर ऑप्शन कभी एलिमिनेट करना हो तो 13 से जो छोटा आंसर होगा वो सब क्या होंगे, गलत होंगे। गलत कि नहीं? अगर ये उल्टा होता कि 1/3 को 5% पे सेल किया होता तो भी समझदार हो, तो भी ज़्यादा ही होता ओवरऑल, क्योंकि तभी ज़्यादा होगा जब हर जगह उतना ही किया गया। और यहाँ तो वैसे भी कम हो गया है, तो इसका मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहिए, तो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो ऐसे, है ना, बिना करे भी। खैर, तो ऐसे समझ लो, हमने मान लिया कि 5400 रुपये की मेरे पास बुक्स हैं। क्या किया हमने, 2/3 को 5% के प्रॉफिट में बेचा है ना। मान लो कि 5400 किताबें, 5400 किताबें 5400 रुपये की, तो 5400 किताबों का 2/3 कितना होगा 3600 होगा, और 1/3 कितना होगा 1800। तो यहाँ किताबें 3600 रुपये की सेल की गई ना, और यहाँ 1800 रुपये की। इन 3600 रुपये में कितना प्रॉफिट हुआ फ्रांसी,
5% का, तो 3600 का 5% कितना होता है? 180। 36 पंचे 180, 2 जीरो कैंसिल। अब हमें यहाँ का नहीं पता है कि यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ था, पता है क्या? नहीं पता है। लेकिन हमें ये पता है कि 5400 किताबों में हमने कितना प्रॉफिट लिया है? 13% का। तो 2 जीरो कैंसिल, परसेंटेज से गुणा कर लो। 13 चौको 52 कि 2 हासिल लगा 5, 13 पचे 65, 5 70, 702 रुपये। कुल मिला के उसने कुल 702 रुपये कमाए। 3600 किताबों पर 180 रुपये कमाए, तो जो बचे होंगे यहाँ कमाए ना, तो 702 में क्या कर देंगे? 180 को घटा देंगे। घटाएंगे कितना होगा? 702 माइनस 180 कितना आएगा? सही है ना? 522। कुल मिला के यहाँ पर उसने कितना फ़ायदा कमाया मानवी? 522 रुपये का। नहीं कमाया? कमाया ना। 522 का प्रॉफिट कमाया। कितने रुपए लगा के? 1800 पर, है कि नहीं? परसेंटेज में निकालना इंटू 100%। क्यों भाई, ये परसेंटेज कुछ ऐड हुआ तभी तो 522 आया। तो कितने पे? 1800 पे है ना। सॉल्व कर लो, 2 जीरो कैंसिल, 18 से भाग दे दो। 18 3 54 540, 18 कम कर दो 522 मतलब 29%। ये तुम्हारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। किसको नहीं आया फिर से बताएं भाई। कुल वस्तुओं पर हमने मान लिया 5400 रुपये किताबें हैं, 5400 रुपये किताबें, 5400 किताबें। तो 5400 किताबों का 2/3 कितना होगा? 3600 किताबें, तो 3600 रुपये की भी हो गई। ठीक है ना? तो चाहे तुम पुस्तक मानो इसमें, चाहे ना मानो, इससे भी हो जाएगा, है ना? तो 3600 को 5% के प्रॉफिट पे, इसका मतलब यहाँ पे कितना पैसे मिले उसको? 180 रुपये। और बताया जा रहा है कि जो 1800 किताबें बची, 1800 रुपये का सामान बचा, उस पर भी कुछ प्रॉफिट हुआ, लेकिन हमें पता नहीं है। ठीक है ना? कितने % हुआ उसने पूछा, लेकिन उसने साथ साथ ये कहा है कि 5400 रुपये किताबों पर कुल मिला के 13% का प्रॉफिट है। तो 5400 का 13%, 13 गुणित 54, 702 रुपये। अगर ओवरऑल 702 रुपये कमाए और इस हिस्से पर 180, तो अगर 702 से 180 घटा दें तो इस हिस्से पर पता चल जाएगा प्रॉफिट। लेस कर दिया 522 रुपये, तो हमने 522 रुपये प्रॉफिट हुआ 1800 पे। परसेंटेज में निकाल लिया कितना? 29%। मतलब 1/3 पुस्तक पर कितना फ़ायदा हुआ? 29%। कर पाओ सभी लोग? नोट करो। देखो भाई, इसी क्वेश्चन को ज़रूरी नहीं तुम इसी मेथड से करो, ये तो लेंथी मेथड है। ठीक है ना? इससे हम लोग नहीं करेंगे क्वेश्चन को, समझे मेरी बात? करेंगे कैसे? तो देखो, तुम इसमें रेशियो भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? रेशियो मेथड। कैसे लगाओगे भाई? किताबें हमारी कितनी? 2/3 अनुपात हमें दिया गया एक जगह। तो अगर हम मान लें कि मेरी कुल 3 किताबें हैं, तो 2 को हमने किसी प्रॉफिट पे बेचा है, 1 को किसी प्रॉफिट पे। 2 + 1 ही तो 3 होता, अनुपात नहीं हो गया? तो अगर 3 किताबें हैं तो 2 को हमने किसी लाभ पर बेचा और 1 को किसी लाभ पर, तब ओवरऑल हमें 13% का प्रॉफिट हुआ। बोलो हुआ कि नहीं? अब 3 पर तुम 13% निकाल पाओ क्या? नहीं, इसलिए इसको थोड़ा इंक्रीज कर लिया वैल्यू को। क्या कर लिया हमने? 2 जीरो बढ़ा लिए। इसको 300 कर लिया, इसको 200, इसको 100। अनुपात तो अभी वही रहा ना, 2 में 2 किताबें 3 में से, या 200 किताबें 300 में से। अनुपात तो 2:3 ही है। तो हमने 200 किताबों कितने प्रॉफिट पे बेचे मानवी? 5% पर। तो इनको अगर हम 5% की प्रॉफिट पे बेचेंगे तो 200 का 5% कितना? 10 रुपये। तो 10 हमें यहाँ प्रॉफिट हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? 100 पर हमें पता नहीं है, ये उसने निकालने को कहा है कि ये निकालो कितना प्रॉफिट है। ठीक है ना? और ओवरऑल 300 किताबों कितना प्रॉफिट हुआ हमें? 13%। तो 13 × 39, कुल मिलाकर हमने 39 रुपये कमाए। इन 200 किताबों में 10 कमाए हैं, तो इन 100 पे कितने कमाए होंगे? 29 रुपये। तभी तो 29 + 10 39 रुपये कमाए, नहीं कमाए। अब उसने पूछा कि बताओ कि ये जो किताबें थी इन पे कितने % प्रॉफिट हुआ? तो 29 का प्रॉफिट हुआ कितने पे? 100 पे। तो कितने % हुआ? 29%। नहीं हो जाएगा? कर पाओगे? ये भी क्वेश्चन का आंसर है, ऐसे कर सकते हो। और देखो,
सबसे इजी वे क्या है इसका करने का, जो भी तुम्हें अनुपात दिया हो, जैसे 2/3 दिया गया है, तो इसमें क्या 2 किताबें, 1 किताबें कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। तुम ओवरऑल परसेंटेज निकाल लो, तो अगर 2 किताबों 5% प्रॉफिट हुआ है तो कुल कितना हुआ है, 2 गुणते 5%, अर्थात 10% का प्रॉफिट हुआ है। 1 किताब पर हमें पता नहीं है, पता है क्या, नहीं पता। 3 किताबों कितना हुआ ओवरऑल, 13% का, तो कितना हुआ 39% का, तो हमें 39% कुल प्रॉफिट हुआ। यहाँ 10 हुआ तो यहाँ कितना हुआ होगा, 29% का। लेकिन खास बात क्या कि 1 किताब पर 29% का, ठीक है ना। तो यहाँ जो वैल्यू होगी, अगर इसको मैं निकालना है परसेंटेज को, तो इसको डिवाइड में करेंगे कि नहीं, डिवीजन करेंगे, तो 29/1 भी क्या होगा 29, बोलोगा कि नहीं। तो यहाँ पर हमें कितना प्रॉफिट था, 29% का। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। कर पाओगे तो कौन से तरीके से करोगे, इस ये परसेंटेज को कंबाइन करना, ठीक है ना, कि 2 किताबों 5% तो टोटल 10% हमने यहाँ कमा लिया। ओवरऑल 3 पे 13% तो 39% कमाया। तो यहाँ 10 ही मिला, यहाँ 39 कमा चुके हैं, तो इसका मतलब यहाँ 29 कमाया। 29 कितने पे, 1 पे। अगर 2 पे होता है तो 29/2 करते, तब तो 14.5 दूनी 29 बनता। समझो इस बात को। तो यहाँ पे क्या हो गया, 29% का प्रॉफिट हो गया। कर लोगे, नोट करो सभी, सभी नोट कर लिया ना। अब इस तरह के क्वेश्चन कर पाओगे। सेकंड क्वेश्चन और देखो। अब इनमें जो भी तुम्हें बेटर लगता हो, ठीक है ना, मेथड, उसको चूज कर सकते हो। कहाँ गए नोट्स मेरे, देखो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 1,89,000 रुपये में खरीदता है। कितने रुपए खर्च किए उसने, 1,89,000 रुपये खर्च किए। और लिखा है कि 3/5 वस्तुएं 8% के लाभ पर बेचता है, ठीक है ना। 3/5 वस्तुएं 8% के लाभ पर बेचता है। बोला जा रहा है कि शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, कि कुल पर, मतलब जो कुल वस्तुएं उस पर उसे कितना लाभ हो, 12% का लाभ प्राप्त हो। तो अगर 3/5 को 8% पे, तो कितनी बची, 2/5 बची। क्यों भाई, अगर कुल 5 किताबें हैं, 5 में 3 को बेचा 8% पर, तो 2 कितने बेचे, क्वेश्चन मार्क पर, जिससे कुल वस्तुओं पर उसको 12% का प्रॉफिट हो। तो चाहे रेशियोस कर सकते हो, चाहे जो सबसे अच्छा तरीका। तो 5 में 3 है, तो 3 किताबों कितना 8% पर, कितना कमा लिया अभी, 24%, ठीक है। 2 किताबों पर हमें नहीं पता कितना कमाया, लेकिन हमें अच्छे से जानते हैं कि ओवरऑल 5 किताबें हैं, 3 + 2 5 हो गए। 5 किताबों कितना कमाया है, 12%, तो 12×5 60%, मतलब कुल मिलाकर उसने 60% बना लिए हैं। 24 यहाँ पर, तो यहाँ कितने बनाए, 36%, 24 36 60, 36 बनाए कितने पर, 2 पे, तो 1 पर 18। आई बात समझ में कि नहीं, कर पाओ कि नहीं कर पाओगे। क्या पूछा क्या क्या था कि उसे शेष वस्तुओं कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे सभी वस्तुओं पर 12% लाभ प्राप्त हो। तो शेष वस्तुओं कितने लाभ पर बेचेगा, 18% पर। ध्यान रखना 18% पर, 36 पे नहीं, ये गलती मत करना। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर हो गई मेरी बात, नोट कर लो। थर्ड क्वेश्चन देखो थर्ड में यही रुपए दिए हुए हैं, डेटा चेंज किया गया। अच्छा, यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो 1,89,000 रुपीज़ का कोई मीनिंग ही नहीं बना, कोई बना, तुम इसको नहीं यूज़ करो डेटा को। फर्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें जो 5400 दिया गया, तुमने इस डेटा का यूज़ नहीं किया था। क्यों, क्योंकि हर चीज़ परसेंटेज में ही पूछी गई है, आंसर ही परसेंटेज में पूछा गया है, और जो उसकी कैलकुलेशन करने के लिए वैल्यूज़ दी गई वो भी परसेंटेज में दी गई, इसलिए ऐसा पॉसिबल है, ठीक है ना। क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में अगर इस वैल्यू को अगर ऐड करा लेगा वो, फिर तुम्हें बताना पड़ेगा कि मतलब इसका यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो कोई ज़रूरत ही नहीं। समझ पा रहे मेरी बात की नहीं। फिलहाल के लिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन कर पाओगे। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि इतने रुपए में खरीदता है,
3/8 वस्तुओं को, फिर से वही 3/8 है ना, 3 वस्तुएं टोटल, सॉरी 3 वस्तुएं यहाँ हो गई, 8 टोटल और 5 ये। क्लियर? ये भी तो देखो एक रेशियो ही तो है बेवकूफ़ों, नहीं है क्या? तो 3/8 वस्तुओं को 12%, तो यहाँ 12% लिया, कितना बना लिया टोटल यहाँ पे 36%। ध्यान से देखो, शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत हानि पर बेचना है उसको, यहाँ पर हानि होगी, ताकि उसे सभी वस्तुओं पर 4% का लाभ, सभी पर कितना लाभ है 4% का, 8 चौको 32%। तो देखो ओवरऑल 32% कमाए, 36 तो यहीं कमा लिए थे, इसका मतलब यहाँ लॉस किया है, सीधी सी बात है। तो कितना लॉस हुआ है 4% का, 4% ये लॉस है, ध्यान रखो, -4% करना पड़ेगा तुम्हें। तो 4% का लॉस 5 वस्तुओं पर, तो हम मान लेते हैं यहाँ कितना लॉस है, इसको निकालने के लिए किस की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या जाएगी 4/5, मतलब 0.8%। मतलब हमने कितना लॉस किया है हर वस्तु पर 0.8%। क्लियर? नोट करो। 4th क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राम ने 60 पैसे प्रति वस्तु के हिसाब से 750 वस्तुएं खरीदी, ठीक है ना। तो उसके पास कितनी वस्तुएं हैं 750 वस्तुएं, और कितने के हिसाब से 60 पैसे के हिसाब से। तो इतने रुपए हुए कुल, क्यों भाई, कुल रुपए कितने हुए, मतलब कुल सीपी कितना हो गया उसका 750 इंटू 60 पैसे, बोलो हुआ कि नहीं। पैसे को रुपए में बदलना है तो बटे क्या करेंगे 100, 75 छक्का 450, कुल मिला के उसके पास 450 कॉस्ट प्राइस की वस्तुएं हैं कि नहीं। हुआ क्या कि उसने विक्रय मूल्य को ऐसे निर्धारित कर रखा है कि वो 600 वस्तुएं भी अगर बेच दे, कितनी बेच दे 600 वस्तुएं, तो भी उसको 40% का लाभ हो कुल पर। क्या लिखा है कुल पर, इस बात को समझो। उसने लिखा है कि अगर वो 600 वस्तुएं बेचने में कामयाब हो गया तो उसको कुल जो उसकी कॉस्ट है उस पर 40% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कुल कॉस्ट उसकी 450 है ना, तो अगर इस पर 40% का प्रॉफिट हो रहा है तो इंटू कितना हो जाएगा 140% सेलिंग प्राइस। बोलो होगा कि नहीं होगा, किसको नहीं समझ में आया। तो 450 के 40% निकालोगे ना, या 40 निकाल के जोड़ दो, जैसा भी अच्छा लगे। तो प्रॉफिट कितना लिया उसने 40% लिया कि ना सीपी पे। तो 45 चौको 180, कितने रुपए हो गए जाके 180 रुपये, 450 का 40% 180 रुपये, ठीक। तो उसने कुल मिला के कितने रुपए सेलिंग प्राइस निर्धारित किया है, सेलिंग प्राइस 450 प्लस 180, मतलब 45 8 53 10 63 630 रुपये। क्लियर। कुल मिला के वो 600 वस्तुओं कितने पे बेचेगा 630 रुपए में बेचेगा। लेकिन आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि 120 वस्तुएं खराब हो गई, क्योंकि भाई 600 पर ही उसको 630 रुपये सेलिंग प्राइस उसने रख दिया है, लेकिन वस्तुएं 750 है ना उसके पास, नहीं है। लेकिन हुआ क्या 120 वस्तुएं खराब हो गई, तो 750 में 120 अगर खराब हो गई तो बची कितनी 630। तो बेचेगा तो 630 ना, कि 600 ही बेच के बैठ जाएगा कि काम हो गया है, उसको तो प्रॉफिट ज़्यादा कमाना ना। तो एक वस्तु के लिए कितना दाम हो गया आप बताओ, सेलिंग प्राइस, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ से 630 बटे 600 रुपये। और उसने कितनी वस्तुएं बेचने में कामयाबी हासिल करी 630, क्योंकि 120 तो खराब हो गई, तो 630 बेचेगा ना। तो 630 वस्तुओं के लिए कितना हो जाएगा 630 बटे 600 गुणते 630, कट कर लो, कितना आ जाएगा 2 से काटो 3, 3 से काटो 3 दूनी 6 और 3 से 21, मल्टीप्लाई करो 21 त्याई 63, 21 से 63 3 लगा 6, 21 छक्का 1 26 6 32 बटे 2, तो 66 दूनी 132, 2 1 2 5। इतने रुपए उसने कमा लिए, इसका मतलब नहीं 630 वस्तुएं बेच के। क्यों भाई नहीं कमाए क्या। तो उसने कुल कितना लाभ कमाया 450 रुपये लगाए थे और कितने पे बेच दिया 661.5 पे।
घटा लो, कितना फ़ायदा हुआ 211.450, 550, 650, 211.5 रुपये का, इतने का उसको प्रॉफिट हुआ एक्चुअल में। बोलो हुआ कि नहीं? परसेंटेज में निकालना है अगर तो 211.5 रुपये का प्रॉफिट 450 रुपये के CP पे इंटू 100%। पॉइंट कट करेंगे, 1 जीरो, 2 जीरो कैंसिल, भाग दो तो 5 कट जाएगा, पहले 5 9 45, यह आ जाएगा 5 चौको 20, 5 चौको 20, 1 5 दूनी 10, 5 से 15 कट जाएगा, 4 9 चौको 36, 9 सत्ते 63। कितना प्रॉफिट हुआ उसको? 47% का। मतलब उसको एक्चुअल में कितने प्रॉफिट हो रहा है? 47% का। समझ गए सभी लोग? कर पाओ कि नहीं? फिर से देखो, उसके पास 750 वस्तुएं हैं, 60 पैसे की एक वस्तु है उसके पास, तो उसने कुल कितने रुपए खर्च किए? 450। अब उसके बाद उसने क्या किया कि उसने सेलिंग प्राइस को ऐसे डिसाइड किया है कि अगर वो 600 वस्तुएं बेच ले अगर, तो उसको 630 रुपये का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है ना? 630 रुपये कैसे? क्योंकि उसने क्वेश्चन में दिया है कि 600 वस्तुएं बेचने पर कुल कॉस्ट का उसको 40% लाभ प्राप्त हो, तो कुल कॉस्ट 450, इसका 40% 180, मतलब कितने पे सेलिंग प्राइस निर्धारित किया? 630 पर। मतलब वो 600 वस्तुओं को 630 रुपये में बेचने का उसने डिसाइड किया। एक चीज़, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 630/600, जो कि 600 वस्तुओं का है। ठीक, लेकिन वस्तुएं तो उसने 120 ही खराब की ना 750 में, उसके बाद बची कितनी? 630। तो उसने भले ही डिसाइड किया हो कि 600 रुपये की वस्तुओं को 630 में सेल करेंगे, लेकिन उसके पास 630 वस्तुएं बेचने को, तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस इतना, ठीक है ना? तो 630 वस्तुओं का काट लिया, इतना हो गया। तो उसने कुल मिला के 630 वस्तुओं कितने बेचा? 661 रुपये 50 पैसे पे। कितना प्रॉफिट हुआ? 211 रुपये 50 पैसे का। कितने पे? ओवर 450, परसेंटेज में 47%। ये उसका रियल प्रॉफिट। क्लियर? नोट करो, नोट कर लिया सभी ने? अच्छा देखो, इसी क्वेश्चन को एक तरीका हम तुम्हें और बता रहे हैं, ठीक है ना? ध्यान समझो, हम यहाँ से बता रहे हैं, इसी पे समझ लो, ठीक है ना? तो तुम्हें ध्यान रहेगा। अच्छा हमें एक चीज़ बताओ, क्या फ़र्क पड़ता है कि कितनी कॉस्ट हमने लगाई थी? सारी वैल्यूज में परसेंटेज में दी गई हैं। जरूरी तुम 60 पैसे से करो, तुम किसी से भी करोगे सेम आंसर निकलेगा क्वेश्चन का, है ना? इसे ये होती मैथ्स। हमने मान लिया कि हमें टोटल जो कॉस्ट पड़ी थी वस्तुओं की वो 100 रुपये पड़ी थी। कितनी पड़ी थी? 100 रुपये। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, तो 100 रुपये तो हमें पड़ी वस्तुएं, लेकिन रहेंगी इंपॉर्टेंट। 750 वस्तुओं के लिए मानवीय हमें कितनी कॉस्ट देनी पड़ी? 100 रुपये हमने मान लिया, हमने इसको नहीं सॉल्व किया। लेकिन अब मेरा टारगेट क्या है कि हमें कुल CP पर 40% का प्रॉफिट हो। इसके अलावा अपनी वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना डिसाइड करेंगे? 140 रुपये। और ये जो सेलिंग प्राइस है 140 रुपये, ये कितनी वस्तुओं का है? 750 वस्तुओं में कितने का? 600 का। क्योंकि हमने 600 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस ऐसे डिसाइड किया है कि हमें कुल पर 40% का प्रॉफिट हो जाए। तो 600 वस्तुओं का डिसाइड किया है ना, तो 600 वस्तुओं का 140। अब क्या हुआ कि 750 में 120 वस्तुएं खराब हो गई, तो हम बेचेंगे कितनी? 630। ये तो 600 वस्तुओं के 140 रुपये है ना। एक वस्तु का कितना होगा? 140/600, और 630 वस्तुएं बेच रहे हैं, उसका कितना हो जाएगा? जीरो कट कर लो, यहीं कट कर लो, तो 14/60 गुणते 600, 30 जीरो कैंसिल, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 3 से काटेंगे 21, 21 सत्ते 147। तो देखो 630 वस्तुओं को बेच के हमने कितने रुपए कमा लिए? 147। और हमारा CP कितना था? 100। कितना प्रॉफिट हो गया हमें? 47%। क्या अब भी वही नहीं आया? बोलो आया कि नहीं आया? आया ना। एक चीज़ और, तुम चाहो तो यहीं पर सेम क्वेश्चन में कैलकुलेशन को इजी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? इसी क्वेश्चन में भाई 600 वस्तुओं पे 140 कमा रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस डिसाइड कर रहा है वो, तो हमें 30 वस्तुओं का एक्स्ट्रा निकालना है ना। तुम 600 क्यों निकाल लो? 30 का निकालो। तो एक का है 14/7, तो 30 वस्तुओं को और हम बढ़ाना है ना पैसा, तो 30 वस्तुओं कितना हो जाएगा? एक का कितना है? 14/60, तो 30 का उड़ते 30, 30 दूनी 2 सत्ते, मतलब हमें 7 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। 40 तो पहले मिल रहे थे, क्योंकि हम 600 तो हटा दिया पहले ही कि हमें 40 मिले।
तो हमें 30 एक्स्ट्रा वस्तुएं हमने बेची ना, उस पर हमें कितना मिल रहा 7 रुपये। तो पहले 40 और उसके बाद 7, ओवरऑल कितने 47 रुपये। 100 पे 47 मतलब 47%। सेम आंसर आया, कर पाओगे तो जिससे मना है उससे कर सकते हो। क्लियर, नोट करो, नोट कर लिया सभी ने। एक क्वेश्चन देखो जल्दी से, 5th नंबर क्वेश्चन ट्राई करो, कोई कर पाएगा 5th? क्यों भाई, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? 5th क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है कि एक निर्माता अंदाजा लगा रहा है कि निरीक्षण के समय उसकी वस्तुओं में से 12% खराब मिलेंगी। निर्माता जो मैन्युफैक्चर करता है चीज़ों को, हम कुछ चीज़ें बना रहे हैं और जिसने हमें ऑर्डर दिया है वो 22,000 वस्तुओं का दिया है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, उसने कितनी वस्तुओं का ऑर्डर दिया है? 22,000 वस्तुओं का हमें ऑर्डर मिला है, ठीक है ना। अब 22,000 वस्तुओं का ऑर्डर है तो मान लो X रुपये पे मिला है हमें, भाई मेरा तो कुछ खर्चा होगा ना। तो मान लिया कि मेरा एक वस्तु का CP X रुपये है, तो 22,000 वस्तुओं के लिए CP कितना हो जाएगा? 22,000 गुणते X, होगा कि नहीं होगा? ये मेरा CP। अब हम चीज़ों क्या करेंगे? सेल करेंगे। तो सेल कितने पे करते हैं? 7.5 रुपये की वस्तु की दर पर, ठीक है ना। कितने पे? 7.5 रुपये पर। तो 7.5 रुपये पर हम सेल तो करते हैं 22,000 वस्तुओं को, 22,000 वस्तुओं को 7.5 रुपये पर। लेकिन खास बात क्या है कि हम अच्छे से जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग करते समय 12% वस्तुएं हमसे खराब हो गई। तो जिसको हम दे रहे होंगे उसके पास 12% वस्तुएं कम निकलेंगी ना, तो वस्तुएं उसके पास रह कितनी जाएंगी? 88%, क्योंकि 12 तो घट गए। तो 22,000 की 88% वस्तुएं तो रह गई। इतनी तो सेल करोगे, कितने दाम पे? 7.5 पर। क्लियर, ये हमने ऑर्डर लिया था कि भाई 22,000 वस्तुएं हम 7.5 रुपये पर आपको देंगे, लेकिन हम ये जानते हैं कि 88% वस्तुएं उसमें सही मिलेंगी, 12% तो खराब मिलेंगी, तो इतनी तो सेल करेंगे। कॉस्ट प्राइस हम अपनी मानेंगे क्योंकि हम मैन्युफैक्चरर हैं। तो 22,000 वस्तुएं हमने मान लिया कि X रुपये हमारी कॉस्ट है पर पीस, तो 22,000 वस्तुओं की 22,000 इंटू X। अब ऐसे हमने किया क्या? हमने 20% का प्रॉफिट जनरेट किया, दिया ना उसमें कि हम कितने रुपए कमाते हैं? 20%। तो 20% की भिन्न कितनी होती? 1/5। मतलब अगर 5 CP लगाया है तो 5 का 20% अर्थात 1 मेरा प्रॉफिट, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो CP अगर 5 है तो SP कितना बना? 6। ये तो अनुपात होगा, यहाँ भी तो CP SP है, अनुपात ये नहीं होगा। दोनों क्या होने चाहिए? आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। सॉल्व कर लो, परसेंट हटाओगे बटे 100, 2 जीरो, यहाँ 3 जीरो पहले कट करो, ये पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है? 100 है ना, तो 4 से काटो 22, 4 से काटोगे 25, ये 25 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? 25x बटे 22 गुणते 7.5 इक्वल्स टू 5/6। क्लियर, 5 काटोगे 5, 5 काटोगे 1.5, ठीक है ना। 2 तिहाई 6 और 2 से 11, तो ये दोनों कहाँ जाएंगे? ऊपर। यहाँ से काटो 3 × 5 = 15, तो एक्स और क्या हो जाएगा? दोनों नीचे है ना, उधर जाएंगे। 11 × 0.5 मतलब 5.5 रुपये। मतलब हमने एक वस्तु का मूल्य क्या रखा था? हमें क्या पड़ी थी वस्तु? 5.5 रुपये कॉस्ट पड़ी थी। यही निकालना है, क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर, क्लियर। तो निर्माता ने क्या किया? 22,000 वस्तुओं को 7.5 रुपये के हिसाब से बेचने का ऑर्डर लिया, लेकिन उसको पता है कि 12% वस्तुएं खराब हो जाती हैं, तो वो बेचे कितनी? 88% बटे 100 कर लिया। हमने मान लिया कि एक वस्तु का CP मैन्युफैक्चरर के लिए X रुपये है, तो 22,000 वस्तुओं का 22,000 इंटू X, तो CP और ये हो गया SP। तो CP से SP की रेशियो वही तो होगा जो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ? 20%, मतलब 5 से 6 में प्रॉफिट SP बना जाके, हुआ है कि नहीं?
5 अगर मेरा CP था तो 1 का प्रॉफिट, अर्थात 6 रुपये मेरा क्या होना चाहिए SP। तो यहाँ 5-6 का अनुपात, यहाँ ये अनुपात होगा, दोनों बराबर होने चाहिए कि नहीं लॉजिक में। तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई 5.5 रुपये, मतलब मैन्युफैक्चर के लिए CP कितना था एक वस्तु का 5.5 रुपये। नोट करो। इसको रफ कर रहे हैं। देखो भाई 6 क्वेश्चन देखो, 6 क्वेश्चन में बोल रहा है, देखो यहाँ से समीकरण वाले प्रश्न चालू हो रहे हैं। कौन से? इक्वेशन वाले, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। 2 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है ना। लेकिन कितनी जल्दी सॉल्व कर सकें उसके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना इनकी। पहला क्वेश्चन लिखा है, एक आदमी एक किताब और मेज को क्रमशः 13% और 9% लाभ पर बेचता है और 1060 रुपये का लाभ कमाता है, ठीक। तो हमने मान लिया कि जो हमारी बुक है उसका CP B है, ठीक है ना। ये B मतलब क्या है? बुक का CP, समझो इस बात को। B मतलब क्या? बुक का CP। और बुक पर कितना प्रॉफिट है? 13% प्रॉफिट निकल आया अगर ये कॉस्ट प्राइस है तो। क्यों? अगर ये 500 होता है तो 500 को 13% निकल आया, तो एक तरह से प्रॉफिट है ना मेरा टोटल बुक पे, हो गया। उसके बाद मेज पर कितना है? 9% का। तो मेज मतलब टेबल का हमने कॉस्ट प्राइस T मान लिया, 9% प्रॉफिट, तो ये हो गया, प्रॉफिट निकल आया। और दोनों का प्रॉफिट जोड़ दो तो कितना प्रॉफिट कमाते हैं हम? 1060 रुपये। क्या इसमें गलत है कुछ भी? ध्यान रखना यहाँ पे B का मतलब एक बुक का कॉस्ट प्राइस, यहाँ T का मतलब टेबल का कॉस्ट प्राइस। तो जितनी भी बुक या जितनी भी टेबल हैं उस पर 13% प्रॉफिट है, तो टोटल प्रॉफिट आ गया। यहाँ टेबल में प्रॉफिट आ गया, दोनों प्रॉफिट जोड़ दिया, कितना हुआ? 1060 रुपीज़। क्लियर? अगली लाइन लिखा है, परंतु अगर वह किताब को 16 सही 2/3% लाभ पर, किताब पर कितना लाभ लिया इस बार उसने? तो CP लाभ कितना? 16 सही 2/3% का, तो ये पूरा लाभ आ गया। और मेज को 11 सही 1/9% की हानि पर बेचे, टेबल को क्या बेचा है? 11 सही 1/9% की हानि पर। तो टेबल का अगर CPT है तो 11 से 1/9% का मतलब क्या? ये इसका लॉस आ गया, उसने लॉस की बात की ना। आगे क्या लिखा है समझो इस लाइन को, तो उसे कोई लाभ हानि नहीं होता है। क्या कंडीशन में बोला गया कि यदि बुक को 16 सही 2/3% के लाभ पर बेचें और टेबल को 11 से 1/9% के लॉस पर बेचें तो ना कोई लाभ होता ना कोई हानि। इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू 100 रुपये होती मान लो, तो इस लॉस की वैल्यू 100 रुपये होती, तभी तो ना कोई लाभ हुआ ना कोई हानि हुई। तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे आपस में। नहीं बात समझ में आई? या इसी को ये लिख सकते हो, अगर ये मेरा प्रॉफिट है तो ये प्लस हो गया, अगर ये लॉस हो रहा है तो माइनस हो गया, और तब लाभ हानि नहीं हुआ तो 0 हो गया। नहीं समझे? या ऐसे समझ लो कि बराबर 0 को इधर भेजोगे तो बराबर नहीं हो जाएगा। किसको नहीं आई बात समझ में? सच में आ गई समझ में? तुम लोग लड़कियों फिर समझ लो, यहाँ B का मतलब एक बुक का कॉस्ट प्राइस, T का मतलब टेबल का कॉस्ट प्राइस, एक हो चाहे कितनी भी हो। ये बुक्स का CP है, ये टेबल का CP है। अगर बुक्स के कॉस्ट प्राइस का 13% निकाले तो बुक का प्रॉफिट आ गया, ये टेबल का आ गया। दोनों को जोड़ दो तो कुल प्रॉफिट में 1060 दिया, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाइड। अगले में क्या लिखा है कि यदि बुक को 16 सही 2/3% के लाभ पर बेचें तो बुक पर ये लाभ है, इतने रुपए मिले। लेकिन टेबल को 11 सही 1/9% की हानि पर बेचें तो ना कोई लाभ होगा ना कोई हानि। इसका मतलब जितना हमने यहाँ कमाया था उतना यहाँ पर गंवा दिया, तभी तो लाभ हानि नहीं हुई। इसका मतलब जो अमाउंट है यहाँ बराबर होना चाहिए, इसलिए हमने बराबर कर दिया। क्लियर? तो यहाँ से तुम्हारा बुक और टेबल का रेशियो निकल के आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें लाभ हानि नहीं होगा, कुछ में होगा कि लाभ बढ़ जाता है लाभ घट जाता है, तो अलग अलग फॉर्मेट के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे अब क्या करेंगे इसमें देखो, कट कर लो, परसेंटेज से परसेंटेज गया या भिन्न लिख लो इनकी, यहाँ सही रहेगा। तो बुक 16 से 2/3% 1/6, टेबल 11 से 1/9 मतलब 1/9, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9।
तो b और अपॉन में t ले आए अगर हम, तो 2 उधर जाएगा तो 2/3। मतलब अगर एक बुक का अगर CP 2 है तो टेबल का कितना है 3। बोलो भाई है कि नहीं है, निकल आया कि नहीं। लेकिन हमें 2 रुपये 3 रुपये तो है नहीं, तो हम मल्टीपल मानेंगे, इसलिए 2x मान लिया, यहाँ पे 3x। क्लियर? किसको नहीं समझ में आया? पूछा क्या गया? तो किताब और मेज का क्या निकालना है? मूल्य निकालना है। किसका मूल्य निकालना है? किताब और मेज का। कैसे निकालो किताब और मेज का मूल्य? इसे को इसमें रख दोगे, रख पाओगे नहीं रख पाओगे? तो b की जगह क्या रखोगे 2x, तो 2x इंटू 13% प्लस टेबल मतलब 3x इंटू 9% इक्वल्स टू 1060। क्लियर? तो 13 दूनी 26% ऑफ x और यहाँ पे 27% ऑफ x। तो 26% ऑफ x है, 27% ऑफ x है, कितना हो जाएगा 26 27 53% ऑफ x। मतलब x का 53% कितना है 1060। परसेंट आएंगे बटे 100। 53 दूनी 106, ये 20, तो x इक्वल्स टू 2000 रुपये। ठीक है ना? बोले x की वैल्यू 2000 आ गई। तो अगर x की वैल्यू 2000 आ गई तो हमें बुक का निकालना है, तो 2 इंटू 2000 मतलब बुक का कितना हो जाएगा यहाँ से, है ना? ये वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे वाली, इसे पुट कर देंगे। तो b के लिए रखेंगे तो 2 दूनी 4000 रुपये बुक का CP, और टेबल का 3 दूनी 6000 रुपये। ये तुम्हारे हो गए आंसर। किसी कोई दिक्कत? सभी लोग कर लोगे? नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसी की तरह है 7th क्वेश्चन। ट्राई करो जल्दी से। देखो भाई 7th क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक आदमी एक मेज को 15% लाभ और कुर्सी को 12% हानि पर बेचता है और 540 का लाभ कमाता है। यहाँ पे लाभ कम ज़्यादा है, एक चीज़ को प्रॉफिट में बेच रहा है, एक को लॉस में, फिर भी लाभ हो रहा है ना। तो आपस में बराबर हो सकते हैं क्या दोनों लाभ हानि? नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर मेज को 12% की हानि पर, कुर्सी को 15% प्रॉफिट पर बेचे तो ना लाभ होगा ना हानि होगी। यही मेन है क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले क्या लिखा है, मेज को 15% लाभ, तो टेबल पर कितना प्रॉफिट है 15% ऑफ टी। टी मतलब टेबल का CP, और कुर्सी को 12% हानि पर बेचता है। तो चेयर पे हानि हुई ना कितनी 12% की, तो मान भी घटाना पड़ेगा अब यहाँ पे, माइनस करोगे 12% ऑफ टी जो भी हानि हुई। और ये कितने में बन रहे हैं 560 रुपये के लाभ में आ रहा, हो गया 540 का, सॉरी। क्लियर? अगली इक्वेशन बोलती है कि अगर वह मेज को 12% हानि पर, तो टेबल पे कितनी हानि 12% की हानि। ये हानि है हमारी, और ये हानि का अमाउंट ऐसा है कि अगर कुर्सी को 15% के लाभ पर बेच दें तो ना लाभ हो रहा है ना हानि। इसका मतलब कुर्सी पर जितना हम लाभ कमा रहे हैं उतने टेबल पर लॉस कर रहे हैं, तो दोनों अमाउंट बराबर होने चाहिए, और ये अमाउंट ही तो बना रहे हो तुम। तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चेयर पे, एक मिनट, दोनों जगह टेबल लिख दिया क्या, चेयर, सॉरी ये चेयर है ना। तो टेबल को 12% के लॉस पर बेच रहा है और चेयर को 15% के प्रॉफिट पर, तो न लाभ हो रहा ना हानि। इसका मतलब ये जो अमाउंट है वही ये अमाउंट, इसलिए बराबर हो गए। क्लियर? और उसने पूछा क्या है, कुर्सी तथा मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। सॉल्व कर लो, परसेंट कैंसिल, ये 3 से 4, ये 3 से 5, यहाँ से T/C इक्वल्स टू आ जाएगा 5/4। ये ध्यान रखना, इसमें गलती मत करना कभी भी। तो अगर टेबल का मूल्य 5 यूनिट है तो चेयर का 4 है, हम x में लिख ले रहे हैं कि टेबल का मूल्य 5x है, चेयर का 4x। क्लियर? और यहाँ पे पुट कर दो इस वैल्यू को, आंसर आ जाएगा। क्योंकि तो टेबल पे कितना 5x इंटू 15% माइनस चेयर पे कितना, चेयर कितना है 4x, तो 4x इंटू 12%, और यही कितना था 560। ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा 75% ऑफ x,
और ये कितना हो गया 48% ऑफ x इक्वल्स टू 540। सॉल्व कर लो। 75 में 48 गए कितना 27, 27% ऑफ x, मतलब x का 27% कितना है 540, तो 27 दूनी ये 20 आ गया, परसेंटेज से बटे 100 आएगा, वो यहाँ मल्टीप्लाई, x वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000, मतलब x की वैल्यू 2000 है। अगर x की 2000 है तो पुट कर दो यहाँ पे, तो टेबल कितनी आ जाएगी 5 इंटू एक्स मतलब 2000, दैट मीन्स 10,000 रुपीज़। और शेयर की कितनी आ जाएगी 4x मतलब 4 इंटू 2000, दैट मीन्स 8,000 रुपीज़। सेम था कि नहीं? यही हो गया तुम्हारे आंसर, नोट करो। 8th क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है 8th क्वेश्चन में, एक आदमी एक मेज को 12% की हानि और किताब को 19% लाभ पर बेचता है और 160 कमाता है। अगर मेज को 12% लाभ और किताब को 16% की हानि पर बेचे तो 40 रुपये की हानि होगी। अब दो इक्वेशन बनेंगी नहीं बनेंगी? अभी तो एक इक्वेशन से वैल्यू आ रही थी, हमने उसमें रख दिया था। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि दोनों में लाभ हानि हो रही है। तो लाभ के साथ प्लस आएगा, हानि के साथ माइनस आएगा। मेज को 12% की हानि पर बेच रहा है तो टेबल पे क्या हुआ 12% का लॉस। लॉस शो करने के लिए मानवी क्या लगाएंगे माइनस। ध्यान रखना ये अमाउंट आ रहा है क्योंकि टेबल का CPT है, तो जब 12% निकालोगे तो माइनस करना पड़ेगा ना इस रुपए को। और किताब को 19% के लाभ पर बेचता है तो बुक में क्या हो रहा है लाभ, इसलिए 19%। और बुक के लिए हमने CP क्या माना है B। 160 रुपये कमाए, मतलब ये जुड़ घट के कितने रुपए बने 160। एक चीज़ सेकंड इक्वेशन में क्या हो रहा है, अगर वो मेज को 12% लाभ पर, मतलब टेबल पे क्या हुआ है 12% का प्रॉफिट और किताब को 16% की हानि, अब बुक पे हानि हो गई तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो क्या हो रहा है 40 रुपये की हानि हो रही है। अगर 40 की हानि हो रही है यहाँ क्या आएगा -40। ये बात मत भूलना, हानि हो रही ना -40, लाभ था प्लस था, हानि होगी माइनस आ गया, ये रुपये घटाने पड़ेंगे ना। हाँ, किताब का मूल्य निकालना, ठीक है ना। दोनों को सॉल्व करना है इक्वेशन को। कैसे सॉल्व कर सकते हो, इजी मेथड क्या होगा इसको सॉल्व करने का। हाँ देखो इस क्वेश्चन में खास क्या है कि अगर इनको तुम आपस में ऐड भी कर दोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नहीं हो जाएंगे क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना 12। अगर नहीं है तो हमें इक्वल करना पड़ता है, जानते हो ना बात। हमने ऐड कर दिया क्योंकि एक प्लस एक माइनस और सेम है, तो जैसे ऐड करोगे मानवी ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएंगे घट जाएंगे। ये प्लस और ये माइनस, ये 19% बार भी है और ये 16% बार, और लेस हो रहा है तो कितना बचेगा 3% ऑफ B। और 160 में 40 गया 120, 3 से कट करो कितना आ जाएगा 40। परसेंटेज मतलब यहाँ बटे 100, तो 100 यहाँ मल्टीप्लाई, तो B की वैल्यू कितनी आ गई 4000 रुपये। क्यों भाई, बुक हमारी कितने की पड़ी 4000 रुपये की। अब बुक की वैल्यू आ गई है तो बुक की वैल्यू आ गई तो टेबल की निकाल लो किसी भी इक्वेशन में पुट करके। बुक की पूछी तो ये आंसर हो गया। अगर टेबल ही पूछे तो B की वैल्यू यहाँ पुट करो तो क्या हो जाएगा -T इंटू 12% की फ्रैक्शन क्या होती है 3/25 प्लस बुक मतलब 4000 और 19% मतलब 19/100 बराबर 160। सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा -3T/25 और ये कितना जाएगा 1900 को 76, 760 आया, उधर जा घट जाएगा 760 160 से, तो 160 माइनस 760 कितना आ जाएगा माइनस का 600, माइनस कैंसिल, 3 से काटोगे तो 200 और यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 गुणते 25 मतलब 5000 रुपये। क्लियर, किसी कोई डाउट? ये तुम्हारा हो गया आंसर। ये बुक के लिए आंसर है और ये टेबल के लिए। क्लियर, नोट करो सभी लोग। 9th क्वेश्चन देखो भाई,
कर लिया सभी लोग 9th क्वेश्चन? सेम है कि नहीं, ऐसे ही डिजिट चेंज है बस। देखो 9th क्वेश्चन, देखो लक्ष्मी एक पेन को 5% हानि तथा किताब को 15% लाभ पर बेचकर कुल 7 रुपए का लाभ कमाती है। देखो पेन को 5% की हानि पर ना, तो 5% का लॉस है किस पर? पेन की वैल्यू पर। पी मतलब पेन की कॉस्ट प्राइस, लॉस इसलिए माइनस। बुक को 15% लाभ पर बेच रही है, तो बुक पे कितना है? 15% का प्रॉफिट, लाभ पर बेच रही है, तो क्या हुआ? 7 रुपए का लाभ। अगली बार वो क्या करती है? पेन को 5% के प्रॉफिट पे उसने सेल किया, ठीक है ना, प्रॉफिट है। और बुक को 10% के लाभ पर सेल किया, बुक को 10% के लाभ पर सेल किया, तो भी क्या हुआ? उसको 6 रुपए का, तो 6 रुपए ज़्यादा कमाती है लिखा, तो 7 तो कमाए थे, अब 6 ज़्यादा हैं, लैंग्वेज ध्यान दिया करो। तो कितने कमाए इस बार? 13 रुपये। सॉल्व कर लो दोनों को, जोड़ोगे तो ये घट जाएंगे प्लस माइनस, जब इनको जोड़ोगे तो 15 10 25% ऑफ भी हो जाएगा, हो जाए कि नहीं? और ये 13 7 20, 5 चौको 20, 5 पंचे 25, परसेंट हटाओगे तो बटे क्या आ जाएगा? 100 बराबर 4। क्यों भाई? तो 4 से बटे 5 आ जाएगा। बी की वैल्यू कितनी आ गई? 80, ठीक है ना। बुक की वैल्यू कितनी आ गई? 80 रुपये। बुक हमारी 80 रुपये की है। क्या पूछा गया है? पेन, दोनों का पूछा गया। तो बुक 80 की है, तो कहीं पुट कर दो, हमने चलो नीचे वाले पुट कर दिया। तो पी पे 5% मतलब 1/20, 80 का 10% 8 बराबर 13। तो पी इक्वल्स टू, पहले 8 घटेगा तो 5, फिर 20 का मल्टीप्लाई तो 100 रुपये। तो पेन कितने का? 100 रुपये का आंसर। नोट करो। देखो 10th नंबर, 10th क्वेश्चन देखो। टेंथ क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 किताबों और 5 पेन की कुल कीमत 92 रुपये। तो मान लो कि एक बुक का जो प्राइस है वो बी है, और जो पेन का एक प्राइस है एक पेन का वो पी, ठीक है ना। तो 8 बुक का कितना हो जाएगा? 8B, और 5 पेन का 5P, ठीक है ना। और कुल कीमत कितनी है इनकी? 92 रुपीज़। उसके बाद 3 किताबों और 2 पेन की कीमत ज्ञात कीजिए। यदि 5 किताबों और 8 पेन की कीमत, तो 5 किताबों और 8 पेन की कुल कीमत कितनी? 77 रुपये। तो फाइंड क्या करना है? 3 किताबें और 2 पेन की कीमत पता करनी है हमें, ठीक है। एक चीज़ समझो, तुम यार देखो, तुम ऐसे क्वेश्चन में तुम क्या करते हो? तुम्हें एक तरीका तो ये वाला पता होगा, तुम कोफिशिएंट इक्वल करते हो गुणांक को। यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, तुम क्या करोगे? तो इस पूरी क्वेश्चन में 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे, करोगे ना, तो हर जगह हो जाएगा। और इसमें कितना करोगे? 8 का करोगे, क्यों मानवी? उससे हो क्या, ये हो जाएगा 8 पंचे 40B, ये 5 पंचे 25P, और ये 9 पन्ना 45, 460। ये हो जाएगा 8 पंचे 40B, 8 अट्ठे 64P, और ये जाएगा 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 5 61। बोलो होगा कि नहीं होगा? इसका तुम क्या करते हो? लेस करते हो, घटाएंगे तो ये जो प्लस होता है माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस तो माइनस, अगर ये माइनस होता तो प्लस हो जाता, घटने में साइन बदल जाते हैं। तो अब आ क्या जाएगा? ये कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस का भी माइनस का हो गया तो घट गए। ये प्लस का 25 और ये माइनस का 64 है तो घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 39। काहे का? माइनस का। ये माइनस का हो चुका है 616, तो इससे इसको घटाओ और माइनस चिन्ह लगाओ, 6 में 0 हो गए 6, 11 में 6 गए 5 और 1, ठीक है ना। माइनस कैंसिल, 39 चौको 156, मतलब एक पेन की कीमत कितनी आ गई? 4 रुपये, ठीक है। अब पेन की 4 रुपये आ गई तो तुमने पुट कर दिया वैल्यू को, कहाँ पे? किसी भी क्वेश्चन में, ये इजी थी, इनमें से पुट कर दो। जब पुट करोगे पेन की वैल्यू 4 रुपये, तो 5 चौको नीचे ले मत रखो, नीचे ले तो ये हैं
तो ये हो जाएगा 8B, पेन की कितनी 4, तो 5 गुणते 4 बराबर 92। 5 चौको 20, 92 में जब 20 घटेंगे कितना बचेगा 72, और 8 बटे में जाएगा तो कितना आ जाएगा 9, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 9 रुपये। अब एक पेन की वैल्यू 4 रुपये, एक बुक की वैल्यू 9 रुपये। बोलो आई कि नहीं आई? और ये वैल्यू तुम्हें कहाँ कर देना है, पुट कर देना है यहाँ पे। तो 3B की वैल्यू कितनी 9 प्लस 2, पेन की वैल्यू 4, तो 9 × 27 प्लस 8 मतलब 35 रुपये। इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो गया आंसर। एक तो ये तरीका होता है, ये तुम जानते हो हमेशा से, नहीं जानते हो? एक और तरीका होता है, एक दूसरा तरीका क्या कहता है, जब भी तुम देखो कि जो इक्वेशन दी गई हैं उनमें डिफरेंस सेम हो, देखो यहाँ पे 8 और 5 का डिफरेंस 3 का है, यहाँ भी 8, 5, 3 का डिफरेंस है। जब ऐसी इक्वेशन दी गई हो तो क्या करो, एक बार इनको जोड़ लो, एक बार इनको घटा दो। जब तुम जोड़ोगे लक्ष्मी इन दोनों को तो 8, 5 13B और 8, 5 13P बराबर इनको जोड़ना है 7, 2 9 और 9, 7 16। क्यों भाई, यहाँ तक किसी को डाउट? फिर हमने कहा घटा दो, तो 8, 5 गए 3B, 5 में 8 गए तो माइनस का 3P, इनको घटाओगे तो 12 में 7 गए 77, 5 82 15। अगर तुम यहाँ से निकालोगे तो इस इक्वेशन से इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं ना, 3B माइनस 3P इक्वल्स टू 15। हुआ क्या इससे, देखो तुम यहाँ से 13 कॉमन कर सकते हो, क्योंकि गुणांकों के सेम होने का यही मतलब ही है कि यहाँ 13 बनेगा तो जोड़ यहाँ भी 13 है, घटाओगे यहाँ 3 का अंतर है तो यहाँ भी 3 का ही। बोलो है कि नहीं? और इससे होगा क्या, इससे तुम्हारी इक्वेशन बिल्कुल ईजी हो जाएगी। अब यहाँ से 13 कॉमन हो जाएगा, उस कॉमन 13 से ये कट जाएगा, 169 13 आ जाएगा, तो B प्लस P कितना आ गया 13, ये तो इससे आ गया। और इससे क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन करोगे तो B माइनस P मिल जाएगा, और 3 × 5 = 15। अब दोनों को जोड़ देना तो P घट गया, 2B बराबर कितना आ जाएगा, 2B बराबर कितना आ जाएगा। अब इन दोनों को देखो, ध्यान से समझो इनको। ऐसी हर इक्वेशन में जो वैल्यू पॉजिटिव होती उसकी वैल्यू दोनों के योग का आधा होती, तो 13 5 18 बटे 2 अर्थात 9, तो B का आंसर कितना आ गया 9। आ रहा कि 9? और जो प्लस माइनस वाली है उसकी वैल्यू हमेशा दोनों के अंतर का आधा होगी, तो 13 5 गए 8, 8 का आधा 4, तो P की वैल्यू क्या आ गई 4, वही आ गई जो निकाली थी। क्यों, समझ पा रहे हो, कर पाओगे? लेकिन ये कब लगेगा, जब यहाँ योग भी 13 है, यहाँ भी तो 13, अंतर यहाँ भी 3 और यहाँ पे भी 3, मतलब एक के कोफिशिएंट दूसरे में चला जाए, तभी ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर? नोट करो। चलो देखो 11th क्वेश्चन, ये सभी समझ में आया तरीका, कर लोगे ना? इलेवेंथ क्वेश्चन देखो भाई, लिखा है अर्जुन के पास 2 बल्ले और 1 गेंद है। कितने गेंद है? 1 गेंद, 2 बल्ले उसके पास, ठीक है ना। और सबकी क्वेश्चन में अलग अलग कीमत भी बताई गई। बॉल की जो कीमत है वो 96 रुपये है, ठीक है ना। तो हमने मान लिया कि बल्ले, पहले बल्ले की कीमत B1 है, दूसरे की B2, और बॉल की तो दी है 96। तो एक बैट B1 है, सेकंड बैट हमारे पास B2 है, और बॉल की प्राइस कितनी 96। ये सभी का CP है, ठीक है ना, अलग अलग। ये पहले बल्ले का, ये दूसरे बल्ले का, और ये बॉल का। क्लियर? ये बॉल है तुम्हारी, ये बैट फर्स्ट और ये सेकंड। क्लियर? लिखा है अगर वह गेंद को पहले बल्ले के साथ बेचे, गेंद 96 रुपए की है और इसको पहले बल्ले के साथ बेचा, तो इतने रुपए कीमत हो गई। और ऐसा करने से हुआ क्या, उसको दूसरे बल्ले की कीमत से दुगना धन प्राप्त होता है। दूसरे बल्ले की कीमत कितनी B2, इसका दुगना करोगे तो ये हो जाएगा, और इतना ही धन प्राप्त होता है, मतलब बराबर होना चाहिए आपस में। अगली कंडीशन में क्या होता है कि परंतु अगर वह गेंद को दूसरे बल्ले के साथ, मतलब दूसरा बल्ला B2 और इसके साथ गेंद को बेचे, तो पहले बल्ले की कीमत से 306 कम धन प्राप्त होता है। तो पहले बल्ले की कीमत B1, इससे 306 कम करो और इतना धन प्राप्त होता है, दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि इनका जो होगा प्राइस वही इनका भी होना चाहिए, ठीक है ना।
किसी कोई डाउट? मानिए आया समझ में? तो देखो क्या करो, यहाँ इस इक्वेशन से b1 की वैल्यू फाइंड कर लो तुम, इजी रहेगा। b1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2b2 माइनस 96, और इसको कहाँ पुट कर दो इसमें, क्लियर? तो b2 तो लिखा ही रहेगा प्लस 96, और b1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम 2b2 माइनस 96 माइनस 306 पहले से था। 2b2 तरह घट जाएगा ना, या इसको तरह जा घटा दो, सारी वैल्यूज़ को यहाँ ले आओ। तो 96 यहाँ पहले से प्लस 96 एंड प्लस 306, 2b2 और माइनस b2 तरह, तो क्या क्या बचेगा b2। कितना 6 6 12 6 18 की 8 ऐसे लगा 1 9 10 9 19 498। ये दूसरे बल्ले की कीमत आ गई हमारे। उसने किसकी निकालने को कहा है, पहले की, तो इसी वैल्यू को पुट कर दो इस इक्वेशन में। तो b1 की कीमत क्या आ जाएगी पहले बल्ले की 2b2, b2 मतलब 498 माइनस 96, तो 500 दुनी 1000, कितना बचेगा 996 माइनस 96, तो दूसरे बल्ले की कीमत कितनी आ गई 996 रुपये। ये हो गया तुम्हारा आंसर, सॉरी 900 रुपये। ठीक है ना, नोट करो। देखो भाई 12th नंबर देखो इसके बाद, ट्वेल्थ क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। एक आदमी ने 1600 रुपये में 2 साइकिलें खरीदी। तो साइकिल 1 C1, साइकिल 2 C2 हमने मान लिया, दोनों का CP। तो पहली चीज़ तो हमें दिया गया है C1 प्लस C2 इक्वल्स टू 1600 रुपये। ये तो CP दिया गया है, क्योंकि C1 जो है ये पहली साइकिल का CP है, और C2 जो है दूसरी साइकिल का कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, अब लिखा है कि उसने पहली को 10% और दूसरी को 20% लाभ पर बेचा। ठीक है ना, लेकिन अगर वह पहली को 20% तथा दूसरी को 10% लाभ पर बेचे तो उसको 5 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। पहले ही जो कंडीशन में जितने रुपए मिल रहे हैं उससे 5 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। पहली का हमें पता नहीं है तो उसको मान लेना कुछ। ठीक है ना, देखो कैसे करेंगे। तो पहली को 10%, तो C1 का 10% लाभ, और प्लस दूसरी पे भी क्या है लाभ, यहाँ पे कितना 20%। तो उसको ने मान लिया X रुपये मिल रहा है, मान लिया। अगली बार क्या होगा, जब हम C1 को 20 पे बेचेंगे और प्लस C2 को 10% पे बेचेंगे तो अब 5 रुपये ज़्यादा मिलेंगे ना, तो यहाँ X तो यहाँ पे X प्लस 5। बात समझ में आ रही कि नहीं, किसको नहीं आ रही? अच्छी बात है, सॉल्व कर लो इसको। फिर से वही क्वेश्चन है कि अभी किया था। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर हमें X कट करना तो हमें लेस करना पड़ेगा ना, तो इससे इसको लेस कर दो या इससे इसको कर दो, X वैसे घट जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले से दूसरी कंडीशन को माइनस कर दिया, ये माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। बोला ऐसा होगा कि नहीं? लेकिन उसके पहले भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को बराबर करो कि नहीं करोगे, क्योंकि बराबर नहीं करोगे सॉल्व कैसे करोगे, फिर करोगे ना। परसेंटेज को परसेंटेज के 10 के साथ ही समझना अभी एक वैल्यू, ठीक है ना, तो ईजिली हो जाएगा। नहीं तो कंफ्यूज होते हो परसेंटेज को क्या करें। अब तुरंत क्या करते हैं, परसेंट आया बटे 100, परसेंट आया बटे 100, ठीक है ना, ऐसा नहीं, इसके साथ ही करना है। ठीक है ना, तो पहले तुमको बराबर कर लो। तो बराबर करने का तरीका अभी उन्होंने बताया कैसे करोगे, क्या तरीका लगाओगे, या तो दोनों को जोड़ लो और फिर घटा दो, वैसे कर सकते हो, या फिर कोफिशिएंट इक्वल करो। अगर कोफिशिएंट इक्वल करोगे तो क्या करोगे, इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ किया 2 का तो यहाँ भी 2 का और यहाँ पर भी 2 का, यहाँ 2 करोगे तो ये 2x। यहाँ पर नहीं करोगे क्योंकि यहाँ कर दोगे तो फिर ये अलग हो जाएगा, बराबर हो तो क्या 20, क्यों अनवी? तो अभी कंडीशन हो क्या गई एक्चुअल में, ये हो गई कंडीशन तुम्हारी C1 इंटू 20% प्लस C2 इंटू 40% और इक्वल्स टू कितनी हो गई 2x। बोलो हो गई कि नहीं हो गई? किसी कोई डाउट यहाँ पे? नहीं ना। अब एक चीज़ में इम्पॉर्टेंट है क्या, कि यहाँ पर 2x का कोई सेंस नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि तुम अगर इस इक्वेशन के साथ सॉल्व करोगे
तो इस इक्वेशन से ये इक्वेशन में मान लो अगर यहाँ 2x का प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ कितना होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर हो रही बात कि नहीं? या जोड़ लो, वो ज़्यादा सही रहेगा, इससे दिक्कत हो रही है ना, बड़ा हो जाए क्वेश्चन। एक काम करो, इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ये छोड़ो, तुम सिर्फ लेस करो सीधे सीधे पहले तो, ठीक है ना, लेस करो, इससे इसको लेस कर दो ऊपर वाले को, चाहे ऊपर से नीचे कर दिया हमने, ठीक है। लेस करो, क्या आएगा, ये 20% है, 10% कितना बचेगा, माइनस का 10% ऑफ C1 बचेगा। यहाँ 20 में 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 10% ऑफ C2। यहाँ इजीली हो जाएगा, x से x घट जाएगा, घट जाए कि नहीं, ये प्लस ही तो माइनस में बदलेगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5। बोलो आए कि नहीं आएगा। अब दोनों से अगर हम 10% कॉमन कर लें तो अंदर क्या बचेगा, C2 माइनस C1 बराबर -5। ये 5 माइनस का ही कॉमन कर लो, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, C1 माइनस C2, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये 5 दूनी 10, परसेंटेज हटाओगे तो बटे 100, 2 से काटोगे 50, तो C1 माइनस C2 कितना आ जाएगा, 50। बोलो आ जाए कि नहीं। C1 माइनस C2 पता कर लिया हमने, क्योंकि इस क्वेश्चन में C1 प्लस C2 दिया गया है तो उसकी आवश्यकता नहीं पता करने की, ठीक है ना। पता क्या करोगे भाई, ये इसके साथ रख लो। हमने क्या कहा था, जो वैल्यू पॉजिटिव है उसके वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों का योग बटे 2, तो 1600 प्लस 50 बटे 2, ये C1 की, और C2 क्या हो जाएगी, दोनों का अंतर, तो 1600 माइनस 50 बटे 2, ये कितने आ जाएगी, 1650 बटे 2 मतलब 825, और ये 1550 बटे 2 मतलब 775। कर पाओगे, ये पहली साइकिल की वैल्यू 825, दूसरी साइकिल की 775, नोट करो। 13th नंबर देखो, ये सभी लोग कर लोगे ना, लो जरा मैं सी 13th नंबर देखो। 13th में दिया हुआ, एक आदमी एक किताब और पेन को 25,000 में खरीदता है। एक बुक है और एक पेन है, और दोनों कितने में खरीदा, 25,000 रुपये का। इतना महंगा पेन और बुक है, होती नहीं है, होती। वो जो स्पीकिंग भगवत गीता आती है, वो उसमें पेन ऐसा होता है, खरीदी देखी कभी, 10-12 हज़ार की आती। पेन तो नहीं देखा फिलहाल में इतना महंगा। खैर, किताब को 13% और पेन को 17% लाभ पर बेचता है, तो बुक पर कितना लाभ, 13%, और पेन पर 17%, इस लाभ पर बेचता है। अब लिखा है कि अगर वह किताब को 17 और पेन को 13% लाभ पर बेचे, तो किताब को 17 और पेन को 13% लाभ पर बेचे तो उसे 80 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। अगर यहाँ x रुपये मिल रहे थे, यहाँ कितने मिलेंगे, x प्लस 80। सेम क्वेश्चन है कि नहीं, बताओ, नहीं कर पाओ क्या, क्या निकालना, किताब और पेन का क्रय मूल्य निकालना। देख लो, तो फिर से घटा दो, ये माइनस, ये वाला माइनस, ये x माइनस और ये प्लस माइनस, ठीक। तो 13% माइनस 17%, तो कितना बचेगा, माइनस का 4%, बी का माइनस का बचेगा ना, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है, क्योंकि चिन्ह बदलते ही इसकी वैल्यू अब माइनस में हो गई, अब ये माइनस में, तो प्लस का 17 है और माइनस का 13 है, तो कितना बचेगा, प्लस का 4%, x से x घट ही जाएगा, और कितना बचेगा, माइनस का 80, भूलना मत, माइनस का हो गया 80। फिर से देखो 4% क्या बच नहीं रहा है, कॉमन हो रहा है, क्या बचेगा, b, और यहाँ पे माइनस कॉमन किया तो माइनस p, ये बात ध्यान रखना, बराबर -80, माइनस कट गया, 4 से काटोगे 20, परसेंटेज का मतलब बटे 100 होता है, यहाँ चला जाएगा, तो b माइनस पी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2000 आ जाए कि नहीं। और b प्लस पी तुम्हें कितना दिया, 25,000, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि b पॉजिटिव है दोनों में, इसलिए दोनों का योग बटे 2, तो 25,000 प्लस 2,000 27,000 बटे 2, ये हो गया b, मतलब 13,500। क्लियर।
और P कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर, तो 25 में 2 गया 23,000/2, मतलब 11,500 रुपये। ये हो गया दोनों प्रश्नों का, दोनों आर्टिकल्स की वैल्यू। क्लियर कर पाओगे, नोट करो। देखो अगर इस क्वेश्चन को फास्ट करना है तो तुमने क्वेश्चन में देखा पैटर्न क्या, कि इन दोनों का अंतर कितना है, 4% है, उस क्वेश्चन में शायद 3% था कि नहीं। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, B माइनस P की वैल्यू क्या है, ये जो 80 वैल्यू इसी के अपॉन % आ रहा है ना, तो यहाँ जितना भी अंतर है दोनों में, या दोनों में जितना भी 4% पॉजिटिव दिया है, नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी B माइनस P की, कितना दाम ज़्यादा मिलता, 80 रुपये, बट ये कितना अंतर है दोनों में परसेंटेज में, 13-17 का 4%, तो यहाँ कर दो ऐसे, परसेंट आओगे बटे 100, और वो बटे से 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 4 से काटोगे 20, तो B माइनस P कितना हो जाएगा 2000। डायरेक्ट कर सकते हो भी कि नहीं, सॉल्व करने का हो सकता है, नहीं लिखना नहीं इतना, ठीक है। 14 नंबर देखो, 14 भी इसी के जैसा ही क्वेश्चन है ना, तो देखो डायरेक्ट कैसे कर लेंगे उसको भी। देखो, एक आदमी ने किताब 9% लाभ और पेन 13% लाभ पर बेचे। अगर वो किताब को 13% और पेन को 9% लाभ पर बेचे तो उसे 80 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। दोनों खरीदा 2000 में, पेन और बुक को कितने में, 2000 रुपये में। अब जो किताब और पेन दिया हुआ है तो पहले क्या दिया हुआ है, 9 13, फिर 13 9 दिया गया, तो B प्लस P दिया हुआ है, क्यों। अब एक चीज़ समझो, किताब को 13% लाभ पर बेच रहा है और पेन को 9% लाभ पर, मतलब पेन ने परसेंटेज कम किया है और तब उसके 80 रुपये ज़्यादा हुए हैं। इसका मतलब B वैल्यू बड़ी है और P छोटी है। समझो कैसे कि कौन बड़ा है, मेरी बात समझो ना, क्योंकि परसेंटेज तो सेम है दोनों में, लेकिन दोनों में वैल्यू बड़ी किसकी होगी वो पता चलेगा क्वेश्चन पढ़ने से। पहली कंडीशन में क्या है कि किताब को 9% और पेन को 13% लाभ पर बेचा गया, लेकिन उसी की तुलना में जब किताब का परसेंटेज बढ़ा दे रहे हो और पेन का घटा दे रहे हो, तुम्हारे पैसे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब बुक का वैल्यू ज़्यादा है। तो अगली बार क्या, ये B प्लस P दिया है, तुम्हारा निकले क्या B माइनस P, और B माइनस P क्या होगा, जितनी वैल्यू बढ़ी, कितनी बढ़ी 80, कितना है, क्या हो गया 20,000 लिखा हुआ है, 20,000 कर लो भाई, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना, 2000 ही होगा वो। तो देखो 2000 ही है, डोंट वरी। तो 80 रुपये बढ़ गए मेरे, 80 ज़्यादा मिले, तो हमने क्या कहा था, कितना अंतर पड़ रहा है, 9 और 13 में कितना, 4% का, बटे 4% कर दो, परसेंटेज कटेगा 20 ऊपर, 4 से काटेंगे 2000, ठीक, 20,000 ही होगा। तो फिर अब बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों का योग बटे 2, समझ रहे मेरी बात कि नहीं। तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20,000 प्लस 2000, 22,000 बटे 2 मतलब 11,000 रुपये आंसर। और P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों का अंतर 18,000 बटे 2 मतलब 9,000 रुपये। आ रही बात समझ में, कर लोगे तो ठीक है। ये तुम्हारा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, इसको सभी लोग प्रिपेयर कर लो। बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं प्रॉफिट लॉस के, वो रेशियो, प्रोपोर्शन एंड मिक्सचर वाले इक्वेशन में कंप्लीट होंगे, ठीक है ना। ये प्रॉफिट लॉस क्लास कंप्लीट, सभी लोग रिवाइज करो, किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, ठीक है ना, नोट कर लो। बताओ भाई, किसी कुछ पूछना है, किसी कुछ पूछना नहीं, बहुत अच्छी बात, तैयार करो। प्रॉफिट लॉस कंप्लीट, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है, बाय।